Hello and welcome back to my YouTube channel. As you might have already guessed that today's our lecture 5 in our 100-day lecture series for complete course of physics for NEET 2025. So जैसे कि आप देख सकते हैं आज हम वेक्टर शुरू करने वाले हैं. The previous lecture we have covered the questions for uniformly accelerated motion. I hope आपको सही लगा होगा. So today we'll start with vectors. So without taking much of your time, अब हम वेक्टर्स पे डायरेक्टली डाइव इन करते हैं. वेक्टर्स को शुरुआत करते हैं. ठीक है. वेक्टर्स में आपको एक चीज समझनी पड़ेगी. वेक्टर्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन फिजिक्स. अगर आपको वेक्टर्स आता है आपको पूरी फिजिक्स आती है. ऐसा एक भी टॉपिक नहीं होगा कि अगर आप बोलेंगे यार आपको वेक्टर्स आता है तो वो ना आता हो. ठीक है. बिकॉज वेक्टर्स जो है ना वो बेस है. अगर आपको वो चीजें आती हैं तो आपको सब कुछ आता है. यू कैन इमेजिन द फोर्सेस कहाँ से कहाँ फोर्स काम कर रही है. ठीक है. रोटेशन आपको आ जाएगा, ग्रेविटेशन आपको आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म आपको आ जाएगा. सब कुछ वेक्टर्स आता है, आपको सब आता है. ठीक है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. आपको ये चीजें आनी चाहिए, ये चीज को समझना पड़ेगा. तो लेट्स स्टार्ट विद वेक्टर्स. वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सबकी शुरुआत करेंगे. इसको हम थोड़ा अच्छे से करेंगे और ये चीज का ध्यान रखिएगा जितना मैं बताऊंगा उतना ही करना है. एंड प्लीज इस वीडियो को स्किप किए बिना देखिएगा. क्योंकि क्या होता है, मैं आपको अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, चाहे आप 2x स्पीड में देखिए बट देखिए, पूरा वीडियो देखिए. क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ होती है कि अगर आपने स्किप किया और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो रह गया तब आपको दिक्कत हो जाएगी. ठीक है. तो वेक्टर से हम शुरुआत करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद वेक्टर्स. हमारा फर्स्ट टॉपिक है वेक्टर्स. वेक्टर्स के बारे में अभी तक हमें इतना तो पता लग ही चुका है कि वेक्टर्स कैसी क्वांटिटीज होती हैं. वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है. मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है. ठीक है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे वेक्टर की वैल्यू को चेंज करना है, इसका मतलब ये है कि अगर मुझे वेक्टर की वैल्यू को चेंज करना है तो या तो मैं उसका मैग्नीट्यूड चेंज करूं डायरेक्शन सेम रख के, या उसकी मैं डायरेक्शन चेंज करूं मैग्नीट्यूड सेम रख के, या मैं दोनों को ही चेंज कर दूं. इन तीनों में से कोई भी वैल्यू अगर सेटिस्फाई हो रही है, कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो रही है, दैट मींस आपकी वेक्टर की वैल्यू चेंज हो रही है. यही रीजन है कि सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे जब हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, ये रीजन है कि जब हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो क्या होता है, हर पॉइंट पे क्या होता है, वेलोसिटी की अगर आप कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हो मगर हर पॉइंट पे क्या है, डायरेक्शन चेंज कर रही है. अब क्योंकि हर पॉइंट पे क्या है, डायरेक्शन चेंज कर रही है, दैट मींस आपकी क्या है, बॉडी किस फॉर्म में, एक्सेलरेटेड मोशन में. समझ गए इस बात को? आई होप इतनी बात आपके क्लियर हो गई. तो यानी कि वेक्टर्स वो क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और आप चाहे तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू चेंज करें, आप डायरेक्शन की वैल्यू चेंज करें, या दोनों को चेंज करें, वो चीजें को क्या होगा, वेक्टर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी. ठीक है. अब पहले आप आते हैं वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन. तो याद रखिए वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एक एरो की फॉर्म में. एक एरो से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है. और जब भी हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो पॉइंट होता है इसको आप बोलते हो टेल, और ये जो पॉइंट होता है इसको आप बोलते हो हेड. पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है. तो याद रखिएगा टेल इज योर स्टार्टिंग पॉइंट होता है वेक्टर का, और हेड क्या होता है आपका, एंड पॉइंट होता है. दैट मींस टेल से वेक्टर को जब भी आप रिप्रेजेंट करते हो कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है, टेल टू हेड चलती है. इतना पॉइंट क्लियर हो गया आपके लिए? ठीक है. अगर हमें इसको मैथमेटिकली लिखना है, जैसे कि आपके पास एक वेक्टर है ए, तो ए वेक्टर ए के ऊपर आप ऐसे लगा दोगे एक वेक्टर, या लगा दोगे वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर मुझे इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है तो उसको मैं मॉड्यूलस के अंदर डाल दूंगा तभी इस फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है. इसके बाद हम चलते हैं वेक्टर्स को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं. वेक्टर्स को ब्रॉडली जो है, याद रखिएगा वेक्टर्स जो है उनको ब्रॉडली जो है आप दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हो. एक होते हैं आपके पास पोलर वेक्टर्स, और एक आपके पास हो जाते हैं एक्सियल वेक्टर्स. ठीक है. पोलर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है. रिमेंबर दिस थिंग. ठीक है. पोलर वेक्टर्स कैसे होते हैं, वो वेक्टर्स होते हैं जिनके पास अपना खुद का क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है. स्टार्टिंग, जस्ट अ मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती रहती है. जिनके पास खुद का स्टार्टिंग पॉइंट होता है. ठीक है. और जैसे स्टार्टिंग पॉइंट होने वाले जैसे फोर्स हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई, ये आपके कैसे पोलर वेक्टर्स है. एक्सियल वेक्टर्स वो होते हैं जो आपके रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं. ये क्या करते हैं, आपके रिप्रेजेंट करते हैं किसको, रोटेशनल इफेक्ट को.
रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, फॉर एग्जांपल आपके एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और ये करते हैं, और इसका जो बिहेवियर होता है, इसमें याद रखिएगा, इसका बिहेवियर आप स्टडी करते हो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। इसकी अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, इसको अप्लाई कैसे करेंगे, किस तरह से इसको एप्लीकेशन पार्ट है, आई होप वो भी आपको आता होगा, नहीं आता है तो उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि एक्सेल वेक्टर्स को किसके थ्रू स्टडी किया जाता है, उसको स्टडी किया जाता है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल के थ्रू। आई होप इतनी बात आपके लिए क्लियर होगी होगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर्स। इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर्स, बेसिक चीजें आपको पता है, क्वांटिटीज को इजीली एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है, डेरिवेशंस आपकी इजी हो जाती है। बट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर्स में, वो क्या है कि जब भी आप किसी फिजिकल लॉ को वेक्टर फॉर्म में रखते हो, जब भी आप लॉज ऑफ फिजिक्स को किसी वेक्टर फॉर्म में रखते हो, तो वो इनवेरिएंट हो जाता है, दैट रिमेन्स इनवेरिएंट इन ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशन और horizon upward and invariant in translation and rotational coordinate system। आपको सिर्फ वर्ड याद रखना है यहाँ पे, इनवेरिएंट। एक्चुअली होता है क्या है, जो रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हायर ऑर्डर फिजिक्स में जाते हैं, तीन तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, एक्स वाई जेड होता है, थीटा फाई होता है, और जेड फाई और थीटा वाला होता है, ठीक है। तो तीन तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, आपको उनमें जाने की जरूरत नहीं है, पर समझने की भी जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की भी जरूरत है, बस आपको ये याद है कि जब भी मैं वेक्टर फॉर्म में रखूंगा तो आपके जो फिजिकल लॉज होते हैं वो इनवेरिएंट हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, इनवेरिएंट हो जाते हैं। आपको इनवेरिएंट का मतलब है उनकी वैल्यूज चेंज नहीं करती है। क्लियर होगी बात इसको, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कुछ चीजों के बारे में, जिसमें हम वेक्टर्स के कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, किस तरह से होते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वो सब चीजें हम उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। अब ये बात याद रखना, ये जो टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको स्किप मत कीजिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर आपको मैंने बता दिया, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर क्या होता है, जब उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका क्या है, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर, जो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करे वो होता है मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन अगर पेपर में आ जाए, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो याद रखना पहली चीज, मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फैक्टर। याद रखिएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को नहीं करता। पेपर में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए बोलेगा मॉडुलस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ, नहीं, मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट करता है, केवल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सेकंड पे आएंगे, इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर। देखिए यूनिट वेक्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन यहाँ के साथ करता क्या किसी को नहीं पता, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर में सबसे पहले आप एक चीज याद रखिए कि पहले यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, इस तरह से, इसके ऊपर कैप लगा दे, इसको ए कैप या ए हैट कुछ भी बोला जा सकता है। डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट नोटेशंस मिलेंगे, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस मिलेंगे, सब कुछ वैसे होगा। तो इसको आप क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है ये, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आप इसको बोलते हो, ठीक है। और इसको निकाला कैसे जाता है, इसको निकाला जाता है जब आप वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हो, जब आप वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हो, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, इसको आप बोलते हो क्या, यूनिट वेक्टर बोलते हो, ठीक है। अब बात ये है, इतना तो सबको पता होता है कि ये चीजें रट्टा मार के, बट यूनिट वेक्टर का एक्चुअल मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है वो आपको समझनी पड़ेगी। देखिए पहली चीज, यूनिट वेक्टर जो होता है आपका इज बोथ डायमेंशनलेस, याद रखिएगा, इज बोथ डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस, एंड यूनिटलेस, याद रखिएगा। डायमेंशनलेस होता है, यूनिटलेस, उसके कोई डायमेंशंस नहीं होते, इसके कोई यूनिट्स नहीं होते, पहली चीज, ठीक है। सेकंड चीज आपको जिसमें याद रखेंगे यूनिट वेक्टर में, कि यूनिट वेक्टर में क्या है, यूनिट वेक्टर का यूज क्या है,
पहली चीज आपको समझनी पड़ेगी, तो आपको पता लगे ये डायमेंशनलेस से रिलेटेड है तो इसका यूज क्या है। तो आपको ये समझना पड़ेगा यूनिट वेक्टर जो होता है उसका यूज सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि वो डायरेक्शन की नॉलेज आपको देता है। आप समझ पा रहे हो? यूनिट वेक्टर याद रखिएगा, यूनिट वेक्टर tells us about the डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में वेक्टर काम कर रहा है। वो सिर्फ आपको कौन बताता है? यूनिट वेक्टर बताता है। वो उसकी डायरेक्शन को बताता है, किस डायरेक्शन में आपका यूनिट वेक्टर काम कर रहा है। आई होप इतनी सी बात क्लियर होगी कि आपके लिए। अब किस तरह से काम करता है, चलिए इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। आप सबने ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, इसलिए ग्रेविटेशन में उससे बढ़िया है, आप उस पे जाइए। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में जब आप कूलम्स लॉ पढ़ते हो तो उसमें एफ वेक्टर की वैल्यू क्या होती है? 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर इंटू आर कैप। एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन वेक्टर फॉर्म में ये होती है। तो आर कैप क्या देता है वहां पे? ये आर कैप क्या है? आपका यूनिट वेक्टर है। और ये यूनिट वेक्टर आपको ये बता रहा है कि ये जो फोर्स है, ये जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स है, किस डायरेक्शन में लग रही है। तो यूनिट वेक्टर का काम क्या हो गया आपका? डायरेक्शन बताना। यूनिट वेक्टर आपको क्या बताता है? डायरेक्शन की नॉलेज देता है। क्लियर हो गई किसी बात? यूनिट वेक्टर इतना सिंपल है बट इसमें से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। ठीक है, पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस है, और इसकी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की नॉलेज आपको प्रोवाइड करता है। क्लियर होगी बात इतनी सी? ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि यूनिट वेक्टर को निकाला कैसे जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे कि आपके पास ये चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये चीजें आपको आनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लेके चलते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेके चलते हैं। जैसे कि आपके पास एक वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर गिवन है आपके पास। वो गिवन है आपके पास 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप। आपको बोला गया है इसका यूनिट वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है। तो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कैसे करते हैं? कि जब पहले हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो कैसे होगा? ए वेक्टर को पहले हम लिख देंगे 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप ओवर इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर, आप वैल्यूज को ऐसे डायरेक्टली पुट कर देंगे, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस के साथ क्या जुड़ा है? 1 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप ओवर अंडर रूट 26। ये आपको यूनिट वेक्टर आ जाएगा। क्लियर होगी बात इतनी सी? अगर इसमें मैग्नीट्यूड निकालने में कोई दिक्कत होगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं सिखा दूंगा। बट करते कुछ नहीं है कि अगर सपोज कीजिए लीजिए कि अगर आपके पास एक ए वेक्टर गिवन है, ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो आपके पास ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और यहाँ पे ये जो आपके पास आई कैप जे कैप और सी कैप है, इसका मतलब ये है कि आप कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में बता रहा है कि आप एक्स वाई जेड एक्सिस में कहाँ कहाँ पे हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, और इसको एक फॉर्म में और लिखा जा सकता है, जैसे कि आपको ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स ही गिवन हो, जैसे 3 4 5 गिवन है। तो इसका मतलब क्या है कि ए वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। अब आप पूछ सकते हो कि हमें आई कैप जे कैप, ये स्टैंडर्ड नोटेशंस है कि फर्स्ट वाली जो होती है आई कैप होता है, सेकंड जे कैप होता है, थर्ड के कैप होता है। और कई केसेस में आपको मैं एक चीज और बता दूं कि कई केसेस में ए वेक्टर को 3 4 5, जैसे यही वेक्टर है, इसको लिखा जाता है 3x कैप प्लस 4y कैप प्लस 5k कैप, सॉरी z कैप। क्योंकि इसमें आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अक्रॉस एक्स एक्सिस। जे कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अक्रॉस वाई एक्सिस। और के कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अक्रॉस जेड एक्सिस। क्लियर होगी बात? सारे पॉइंट्स आपके पास क्लियर हो गए यहाँ पे? ठीक है, इसके आगे चलते हैं। अब आप नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब आते हैं आपके पास इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? तो आपको समझना पड़ेगा वो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम ही सेम है बट उनकी डायरेक्शन भी सेम है, यानी कि दो वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर्स में क्या हो गया? इक्वल वेक्टर्स में याद रखिए कंडीशन सेटिस्फाई क्या करनी है? सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, याद रखिएगा इस बात को, तभी इक्वल होते हैं, अदरवाइज इक्वल नहीं होते। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या जाता है?
नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? देखिए, तो नेगेटिव वेक्टर को डिफाइन किया जा सकता है वो वेक्टर, ठीक है, इसको ऐसे समझिए, आपके पास जैसे कि आपके पास एक वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर, आपके पास एक ए वेक्टर गिवन है, ठीक है, तो इस वेक्टर का जो नेगेटिव वेक्टर होगा वो क्या होगा? माइनस ए वेक्टर, माइनस ए वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर होने की कंडीशन क्या है? नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर, जैसे यहाँ पे आपके पास ए वेक्टर आपके पास गिवन है, तो इसका नेगेटिव वेक्टर आपके पास ए वेक्टर है, ठीक है, इज अ वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, बट ऑपोजिट डायरेक्शन। पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? सेम मैग्नीट्यूड बट एनी डायरेक्शन नहीं, ऑपोजिट होनी चाहिए, 180 डिग्री का होना चाहिए, कोई और एंगल पे नेगेटिव वेक्टर नहीं बनेगा वो। आप ये नहीं बोल सकते, लेट जैसे कि आपके पास ए वेक्टर गिवन है, लेट जैसे कि आपके पास एक ए वेक्टर गिवन है, क्या गिवन है? ए वेक्टर आपके पास गिवन है, ये आपका ए वेक्टर है, ठीक है, तो इसका नेगेटिव वेक्टर बहुत बड़ा बन गया, इसको समझाना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे, एक मिनट। सपोज कीजिए आपके पास ये है एक वेक्टर, ये है आपके पास ए वेक्टर, ये है आपके पास ए वेक्टर, तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? इतने ही मैग्नीट्यूड का वेक्टर, इतने ही मैग्नीट्यूड का वेक्टर बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। समझ गए बात को? ये होगा। और एक चीज आप और समझिएगा, मैं आपको चीज और बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होती है कई बार वेक्टर समझने में, कि जैसे आप ये पेपर में क्वेश्चन आ गया, वो डायग्रामेटिकली आपसे पूछ लेंगे, तो जितनी आपकी वेक्टर की लेंथ होती है, जितनी आपकी वेक्टर की लेंथ होती है, वो वेक्टर उतना ही बड़ा होता है। तो यानी कि ये है कि ये आपके पास जैसे ए वेक्टर है, ये आपके पास बी वेक्टर है, और ये आपके पास सी वेक्टर है, वो आपसे पूछेगा किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा क्योंकि लेंथ ज्यादा है, बी वेक्टर उससे कम होगा, सी वेक्टर का सबसे कम होगा। समझ गया? जितनी बड़ी लेंथ होगी उतना होगा। इसीलिए नेगेटिव वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा मगर डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, और याद रखिएगा वेक्टर्स केवल वैसे ही नहीं आ सकता, वेक्टर्स के क्वेश्चन डायग्रामेटिकली भी आ सकते हैं, ठीक है, और बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं आएंगे, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन जैसे मैं बता रहा हूँ, इससे कॉम्प्लेक्स नीट के पेपर में नहीं आ सकता, जेई में आ सकते हैं बट इसमें नहीं आ सकते, ठीक है, तो ज्यादा घबराने की बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास को इनिशियल वेक्टर्स। तो को इनिशियल वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं? को इनिशियल वेक्टर्स आपके वो वेक्टर्स होते हैं, मिनट, हाँ, तो को इनिशियल वेक्टर्स कौन से होते हैं? जिनका कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट हो, जिनका कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट हो। क्लियर होगी बात को? फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, समझ गए बात को? तो ये क्या है आपके पास? को इनिशियल वेक्टर्स हो गए, कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। पेपर में पता क्वेश्चन, एक चीज मैं आपको बता दूं क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है मैथ्स के कॉलम्स में, यहाँ पे वेक्टर्स के नाम लिखे होंगे, यहाँ पे डायग्राम बनाएगा और फिर बोलेगा ज्वाइन करो, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। इसके बाद आपके पास आते हैं कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है, तो कोलिनियर वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं? ठीक है, एवं इसमें याद रखिएगा, देखिए कि सबको पता है कोलिनियर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो एक्ट करते हैं अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइंस में एक्ट करते हैं, which act along parallel straight lines के बारे में बात करने हैं, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कोलिनियर वेक्टर्स में आपको चीज याद रखनी है, ये वो वेक्टर्स हैं, ठीक है, which have equal और अनइक्वल, इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स, ठीक है, एंड एक्ट along parallel straight lines, parallel straight लाइंस। अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है,
पेपर में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए क्या बोलेगा, इक्वल वेक्टर्स होते हैं जो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस में एक्ट करते हैं। नहीं, इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं, एक्ट अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। आप समझ आए कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये। इतना इजी नहीं है, मतलब आपको को वेक्टर्स को समझना, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। पैरेलल स्ट्रेट लाइन का मतलब जैसे ये है, ये वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर ये हो गया, तो इक्वल और अनइक्वल है बट स्टिल एक्ट कर रहे हैं किसके ऊपर, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। उसी तरह से एक वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर ये हो गया, ये भी कोलिनियर वेक्टर्स है। एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, तो पैरेलल स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं, इक्वल एंड अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स भी हो सकते हैं, ये भी क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स है। क्लियर होगी इतनी बात है, ये डायग्राम्स आपके लिए क्लियर हो गए। इस डायग्राम से क्वेश्चन आ सकते हैं, समझिएगा इस बात को। इस चैप्टर को इतना उसमें मत लेके चलिएगा हल्के में कि इतना सही है वेक्टर्स, नहीं, समझिए बात को। ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर्स कौन से होते हैं, याद रखिएगा, कोप्लेनर वेक्टर्स कौन से होते हैं। कोप्लेनर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो सेम प्लेन में एक्ट करें, वेक्टर्स एक्टिंग ऑन अ सेम प्लेन। अभी तक हमने जितने भी वेक्टर्स को ड्रॉ किया वो सारे के सारे वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर वेक्टर्स है। बट यहाँ पे कोप्लेनर वेक्टर्स पे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, देखिए मैं बताता हूँ। जैसे वो आपको पता क्या करेगा, पेपर में क्वेश्चन बना के देगा, आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस बना के देगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस उसने बना के दी थी। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में वो बोलेगा, उसने आपके पास चार पांच छह वेक्टर्स बना के दे देगा। जैसे जैसे पहले इसको समझिए, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपकी वाई एक्सिस और ये है आपकी जेड एक्सिस। ठीक है, सेम प्लेन में होने का मतलब ये है कि वो सेम कोऑर्डिनेट्स के बीच में होने चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये दोनों कोप्लेनर वेक्टर है क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं। पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा सकता है, ये है सी वेक्टर, तो पूछेगा, और ये है आपके पास डी वेक्टर। ठीक है, तो पूछेगा इसमें से कौन से कोप्लेनर वेक्टर, पूछेगा ए बी सी सारे के सारे वेक्टर्स कोप्लेनर है, नहीं है। समझिए बात को, यहाँ पे देखना पड़ेगा जो सेम एक्सिस के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि यहाँ पे देखिए, ये एक्स वाई के बीच में लाई कर रहा है, ये एक्स वाई के बीच में लाई कर रहा है आपके पास यहाँ पे, तो ये क्या है, कोप्लेनर है। ए और सी कोप्लेनर नहीं है, बी और डी कोप्लेनर नहीं है, ए और डी कोप्लेनर क्यों, क्योंकि एक्स और वाई ये वाई जेड प्लेन में है, ये एक्स जेड प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में है, ये वाई जेड प्लेन में है, ये वाई एक्स प्लेन में है। क्लियर हुई इतनी सी बात। बट अगर मैं यहीं पे क्या करूं, एक वेक्टर में यहाँ ऐसे बना दूं, तो ये वाई, ये मान लीजिए ई वेक्टर है, तो डी और ई कोप्लेनर वेक्टर्स हो गए। तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके लिए। ठीक है, और फाइनली आपके पास लोकलाइज्ड और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स आते हैं, जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, वो वेक्टर्स हैं जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड होगा। वो लोकलाइज्ड वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होगा, वो क्या होंगे आपके पास, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, लोकलाइज्ड एंड नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास आते हैं पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो अभी तक हमने देखिए डिस्प्लेसमेंट भी जब हमने किया था, तो हमने क्या किया था कि वो वेक्टर होता है जो रिप्रेजेंट करता है इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बारे में, जो फाइनल पोजीशन को कनेक्ट करे, उसको आप क्या बोलते हो, डिस्प्लेसमेंट बोल देते हो। ठीक है, तो वैसे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इनिशियल पोजीशन वेक्टर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स है ना, प्लेन के बारे में बात करने वाले हैं वही। तो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से जो आपके कोऑर्डिनेट को कनेक्ट कर दे, वो आपका क्या है, पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप अपनी बुक से कीजिएगा, बट मैं इसको बेसिक फॉर्म में क्या है, क्योंकि इसको लिखवाना थोड़ा लंबा हो जाएगा, आई विल जस्ट मेक यू एक्सप्लेन दिस थिंग, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू दिस थिंग्स इन अ डायग्राम। डायग्रामेटिकली मैं कोई चीज एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वैसे समझना ज्यादा आसान होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे क्या चीज है, लेट जस्ट से कि आपके पास ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम, हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट में डील कर रहे हैं। ये आपके पास क्या है, एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये है एक्स और ये क्या है, वाई। तो ठीक है, और ये क्या है आपका ओरिजिन, ये क्या है आपका ओरिजिन हो जाता है। ठीक है, अब लेट जस्ट से कि मैं बोलूं एट एनी गिवन टाइम टी, एट एनी गिवन टाइम टी मेरी पोजीशन क्या है, मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे मैं प्रेजेंट हूं।
ए पॉइंट पे मैं प्रेजेंट हूं एट एनी गिवन टाइम टी। ठीक है, तो वो वेक्टर जो ओरिजिन को वो वेक्टर जो ओरिजिन को मेरी पोजीशन से जोड़ दे, उसे हम क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर कहेंगे। ये है हमारा पोजीशन वेक्टर। और डायरेक्शन क्या है? ओरिजिन से फाइनल पोजीशन। वैसे ही लेट्स जस्ट से कि आपके पास एक पॉइंट और है, उसके बाद क्या हुआ, एक चीज और है, मैंने जिससे कि उसके बाद में क्या हुआ, मैं पहुंच गया पॉइंट बी पे, किसी दूसरे टाइम पे पॉइंट बी पे पहुंच गया। तो ओरिजिन जो है, जब मैं को पॉइंट बी से कनेक्ट करेगा तो ये भी मेरे लिए क्या है? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या है? ओबी भी क्या है? पोजीशन वेक्टर है, कि मेरी पोजीशन क्या है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, वो मेरे पास क्या है? पोजीशन वेक्टर। डायरेक्शन कहाँ हुआ है? डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। उसके बाद आपके पास आता है ये दो के पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। अब समझना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, समझ पा रहे बात को? अब क्या हुआ इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जब मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, जब मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया तो मैंने खुद को डिस्प्लेस किया, मैंने खुद को मूव किया, तो ये मेरे लिए क्या है? ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ये मेरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इसमें आपको चीज का ध्यान रखना, मूव कहां से कहां को कर रहे हो। क्लियर होगी बात इतनी सी? तो ये क्या है मेरे पास? ये भी मेरे पास क्या है? एक पोजीशन वेक्टर है। ये क्या है मेरे पास? एक पोजीशन वेक्टर है। वैसे ही ये भी मेरे पास क्या है? एक पोजीशन वेक्टर है। बट ये मेरे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ये मेरे पास क्या है? एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। क्लियर होगी बात इतनी सी? ठीक है, तो चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं, इसमें एक चीज और समझेंगे। देखिए अब एक चीज को और कंटिन्यू करते हैं, आगे समझिए। लेट्स जस्ट से कि पॉइंट ए पे जो मेरे कोऑर्डिनेट्स थे वो थे x1 y1। कोऑर्डिनेट्स ऊपर प्लॉट करने आते होंगे, ठीक है। और पॉइंट बी पे मेरे कोऑर्डिनेट्स थे x2 और y2। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप कैसे निकालते हो? डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे आप? ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि a क्या है? x1 पे है और y1 पे है, तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ? x1 i कैप प्लस y1 j कैप, ऐसे लिख सकता हूँ। और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x2 y2, एंड इसको लिख सकता हूँ x2 i कैप प्लस y2 j कैप। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? तो मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? फाइनल माइनस इनिशियल। हमें बेसिक फॉर्मूलाज तो वही है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? तो मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? तो मेरी डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास x2 y2 माइनस x1 y1। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? डिस्प्लेसमेंट मेरी क्या है यहाँ पे? ए बी वेक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी वेक्टर किसके बराबर होगा? ए बी वेक्टर मेरा बराबर होगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप माइनस, सॉरी y2 क्योंकि वो x2 y2 है ना, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। तो दिस इंप्लाइज ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा आपका? x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। ये आपका हो जाएगा। अभी ऐसे ही अगर z एक्सिस हो तो z2 माइनस z1 हो जाता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज आती है, समझनी पड़ेगी आपको, एक चीज समझनी पड़ेगी। वो क्या चीज समझने वाली बात ये है कि ये आपका बेसिक फॉर्मूला बनता है। ठीक है, ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। अगर मान लीजिए यहाँ पे y2 की वैल्यू नेगेटिव में होती, y2 की वैल्यू नेगेटिव में होती, तो y2 की वैल्यू आप माइनस, जैसे y2 की वैल्यू -5 होती तो y2 की जगह -5, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्टली वैसे वैल्यूज को पुट देते हो। आपको डायरेक्शंस का ध्यान रखना पड़ता है। समझ बात को? ये चीजें आपको बहुत ध्यान से, और इसमें एक बड़ी खास बात आती है कि जो पोजीशन वेक्टर्स होते हैं आपको समझना पड़ेगा। पोजीशन वेक्टर्स जो होते हैं आप उसको ड्रॉ करते हो किस तरह से? आप देखिए ना, यहाँ पे ना आपको एक चीज मैं लिखवा देता हूँ, अगर आपकी बुक्स में अवेलेबल नहीं होगी तो देखिए आपको समझना पड़ेगा।
पोजीशन वेक्टर्स जो होते हैं या पोजीशन वेक्टर होता है या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, आप उसको एक फिक्स पोजीशन से ड्रॉ करते हो, फिक्स पॉइंट से ड्रॉ करते हो। ठीक है, एक चाहे आप उसको जैसे आपने यहाँ से क्या किया, आपने उसको ओ से लेके यहाँ तक किया, डिस्प्लेसमेंट को आपने ए से लेके बी तक किया, आपने फिक्स पॉइंट से उनको प्लॉट किया। क्लियर हो की बात को? मगर होता क्या है, जो वेलोसिटी वेक्टर आता है या एक्सेलरेशन आती है, वो थोड़े डिफरेंट होते हैं इनसे। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर्स जो होते हैं या आपके जो एक्सेलरेशन वाले वेक्टर्स होते हैं, वो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। आप समझ पा रहे हैं बात को? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा अपनी बुक में, इंपॉर्टेंट है ये पेपर में आपको असर्शन एंड रीजन में जा सकता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे बन सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि क्या चीज कहना चाहता हूं मैं, कि देखिए पोजीशन वेक्टर्स आर डिफरेंट फ्रॉम वेक्टर्स लाइक वेलोसिटी, ये है असर्शन हो जाएगा। इसका रीजन क्या है? रीजन इसका ये होगा बिकॉज पोजीशन पोजीशन वेक्टर की जगह पे आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोल सकते हो, और अदर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है स्टार्ट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, start from a fixed point, but the velocity vectors represent the instantaneous direction at a particular point, at a particular point। क्लियर होगी बात को? ठीक है ना? इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप स्किप मत कीजिएगा प्लीज, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये असर्शन रीजन का होता है, कंसेप्चुअल का क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। क्लियर होगी बात इतनी सी? ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। नेक्स्ट है आपके पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। अब ये ध्यान से सीख लीजिएगा, इसमें और स्केलर की मल्टीप्लीकेशन में फर्क आता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर का मतलब क्या है, कि सपोज कीजिए कि मेरे पास एक वेक्टर गिवन है ए वेक्टर, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसी रियल नंबर से, जैसे मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो होता क्या है, उसका मैग्नीट्यूड दुगना हो जाता है, मगर डायरेक्शन सेम रहती है अगर पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो यानी कि याद रखिएगा, होता क्या है कि जब भी मैं किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करूं, तो आपके पास दो चीजें होंगी, आपके पास दो चीजें होंगी। ठीक है, पहली चीज इट्स मैग्नीट्यूड क्या होगा, बिकम्स n टाइम्स, जितने मतलब सपोज n टाइम्स का मतलब ये कि मैंने n रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया, फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 से करता हूं तो मैग्नीट्यूड 5 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, एंड इट्स डायरेक्शन में और मे नॉट चेंज, मे और मे नॉट चेंज। याद रखिएगा इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्शन चेंज कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, मगर मैग्नीट्यूड तो n टाइम्स हो ही जाएगा। समझिए बात को कैसे, सपोज कीजिए मेरे आपके पास ए वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 5 से, तो 5 ए वेक्टर का मतलब क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड तो 5 टाइम्स हो गया, यानी कि अगर पहले ये ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो 5 ए इसको रिप्रेजेंट करेगा।
इन द सेम डायरेक्शन। बट हुआ क्या, अगर यही ए वेक्टर है, इसको मैंने -5 से मल्टीप्लाई किया, तो होगा क्या, मैग्नीट्यूड इसका 5 टाइम्स हो जाएगा। जैसे ये है, इसको मैंने, ए वेक्टर है, इसको मैंने 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई किया माइनस है, मगर इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, तो ये होगा -5 ए वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड तो n टाइम्स हो रहा है, मगर डायरेक्शन चेंज कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। ये आपका क्वेश्चन है, समझिए बात को। इसके बाद आता है मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। ये इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। ये बेसिक चीज है, देखिए आपके लिए नीट के पेपर में बेसिक से ऊपर कुछ नहीं जाता, बेसिक्स पे फोकस करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको टिक करते, मैंने आपको पहले कहा है, ये वो चैप्टर अगर आपको आता है तो आता है, कि नहीं आता तो दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। आप समझिएगा, अब रियल नंबर मल्टीप्लीकेशन में स्केलर से मल्टीप्लीकेशन में फर्क क्या है, समझ पा रहे बात को। फर्क ये है कि जब मैं किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूं तो होता क्या है, मैग्नीट्यूड बिकम्स एस टाइम्स, एज्यूमिंग, यहाँ पे एज्यूम कर लो एस स्केलर है, इज अ स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर मैं इसको स्केलर से मल्टीप्लाई तो एस टाइम हो जाएगा, डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगा, डायरेक्शन रिमेन्स द सेम। वहां पे डायरेक्शन चेंज कर भी सकती थी, नहीं भी कर सकती थी, डायरेक्शन रिमेन्स सेम ओरिजिनल वेक्टर की डायरेक्शन में, ठीक है। बट यूनिट्स चेंजेस, उसके यूनिट्स चेंज कर जाएंगे। क्लियर होगी बात, डायरेक्शन रिमेन्स सेम, यूनिट्स चेंजेस, मैग्नीट्यूड एस टाइम्स हो जाता है। क्लियर होगी बात इतनी सी। एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए कि आपने क्या किया, आपके पास फोर्स गिवन है 100 न्यूटन की, आपने क्या किया, इसको स्केलर टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 सेकंड से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर मैं एफ डॉट एस करूंगा तो ये हो जाएगा 10 × 10 × 100 न्यूटन हो जाएगा, 10 सेकंड इंटू 100 न्यूटन, तो ये हो जाएगा 1000 न्यूटन सेकंड, ठीक है। मगर जिस डायरेक्शन में काम कर रहा था डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये वेस्ट की तरफ था, ठीक है, तो अभी भी ये ड्यू वेस्ट ही काम करेगा। क्लियर होगी बात को, तो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही, मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, मगर यूनिट चेंज कर जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। अब आपके पास जाते हैं, अब आप आ जाइए वो वाली वेक्टर्स पे जो आपको बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। उन वेक्टर्स पे बात करेंगे, वहां आप बात करने वाले हैं जैसे रिजल्टेंट वेक्टर्स पे, वेक्टर एडिशन पे बात करेंगे, ट्राइंगल लॉ पे बात करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ पे बात करेंगे, रिवर बोट प्रॉब्लम पे बात करेंगे, रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशंस पे बात करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट पे बात करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट पे बात करेंगे। समझ पा रहे हैं इस बात को, तो ये चीजें अब आपको करनी है। तो अभी शुरू करते हैं, को अभी हो जाना चाहिए, देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, बाकी चीजें मैनेज हो जाती है, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब क्या होता है, वो जैसे कि आपको दो वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है, उसको समझने का ना, आप उससे बढ़िया तरीके से समझिए, ग्राफिकली समझिए रिजल्टेंट वेक्टर, फिर मैं डेफिनेशन आपको वैसे बता दूंगा, ठीक है। सपोज कीजिए कि आपके पास दो वेक्टर्स गिवन है, एक है ये वेक्टर और एक वेक्टर है ये वेक्टर गिवन है आपके पास। अब है क्या, इन वेक्टर्स का मतलब क्या है कि मैं पॉइंट ए से पहले बी पे गया, बी से सी पे गया, तो ए से लेके सी तक पहुंचने का तरीका क्या है, ए से लेके पहले बी जाओ, बी से फिर मैं सी जाऊं, या मेरे पास एक तरीका क्या है कि डायरेक्टली मैं ए से सी पे चला जाऊं, ए से सी पे चले जाऊं। तो ए सी ने वही इफेक्ट प्रोड्यूस किया जो ए बी प्लस बी सी ने प्रोड्यूस किया, समझ पा रहे बात को। या तो मैं ए से लेके बी जाऊं, बी से फिर सी पे जाऊं, या मैं सीधा ए सी पे चला जाऊं। तो यानी कि ए सी ने क्या किया, वही इफेक्ट प्रोड्यूस किया जो ए बी प्लस बी सी कंबाइनली कर रहे थे। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हुआ, रिजल्टेंट वेक्टर वो वेक्टर होता है जो वही इफेक्ट प्रोड्यूस करे जो इंडिविजुअल वेक्टर्स मिलके करते हैं। इंडिविजुअल वेक्टर्स मिलके जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस
इफेक्ट को प्रोड्यूस अगर एक सिंगल वेक्टर कर रहा है तो उस सिंगल वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। याद रखिएगा कि इफेक्ट प्रोड्यूस बाय सिंगल वेक्टर is same as the effect produced by the combined vectors। जब इंडिविजुअल वेक्टर्स को आप कंबाइन करते हो तो उसको क्या बोलते हो? आप रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हो। क्लियर होगी बात इतनी? ठीक है, इसमें आपको याद रखिएगा एक चीज और याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और है, वेक्टर एडिशन इज डिफरेंट फ्रॉम algebraic एडिशन से। कैसे? एल्जेब्रा का लॉस क्या बोलते हैं? 3+4 = 7। ये एल्जेब्रा बोलता है, मगर वेक्टर्स में चीजें डिफरेंट हो जाती है। कैसे? सपोज कीजिए आप यही एग्जांपल लेते हैं जो भी हम ऊपर एग्जांपल कर रहे थे कि पहले आप यहां से यहां गए और आप यहां से यहां गए। ठीक है, तो लेट जैसे ये है आपका पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी, ये है 3 मीटर, ये है 4 मीटर। ठीक है, अब एल्जेब्रा के लॉस के अकॉर्डिंगली क्या है? 3 मीटर प्लस 4 मीटर, ए और सी के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 7 मीटर का होना चाहिए। बट हमें इतना पता है कि ये डिस्टेंस अगर हम ए सी कैलकुलेट करें, हमें इतना पता है कि अगर हम ए सी कैलकुलेट करें तो हमारा ए सी की वैल्यू कितनी आएगी? अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ए सी की वैल्यू कितनी जाएगी? ये रहा ए सी। ए सी की वैल्यू कितनी होगी? 5 मीटर। समझ के बात को? इसी रीजन की वजह से करंट के पास डायरेक्शन होते हुए भी वो वेक्टर नहीं है, वो स्केलर अलजेब्रा के लॉस को फॉलो करता है, वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। और यही रीजन है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है। क्लियर होगी बात? 3 4, अगर मैं डिस्टेंस को निकालू तो डिस्टेंस क्या होगा? 3+4 7, यहाँ से लेके ए से बी, बी से सी। बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालू, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर होता है जो डायरेक्टली ए से लेके सी को कनेक्ट कर देगा, तो वो क्या है? 5 मीटर। तो ये होता है कि वेक्टर एडिशन यहाँ पे काम नहीं करती। ठीक है, अब एक चीज आपको और ध्यान रखिएगा, ये आपकी बुक में टॉपिक बहुत बड़ा गिवन होगा बट मैं इसको बहुत ही सिंपल फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें हम लिखेंगे कुछ नहीं बट समझेंगे, और हम ये समझेंगे कि क्वेश्चन किस तरह का बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी वेक्टर एडिशन के बारे में। ठीक है, वेक्टर एडिशन के बारे में आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि वेक्टर एडिशन करने के लिए वेक्टर्स का अरेंजमेंट कुछ एक पर्टिकुलर वे में होना चाहिए, वेक्टर एडिशन तभी हो सकती है। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन करने के लिए जो आपको बेसिक रूल है यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बेसिक रूल जो है वेक्टर एडिशन का, बेसिक रूल फॉर वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि हेड ऑफ वन वेक्टर शुड coincide with coincide with एक मिनट, head of one vector should coincide with tail of another vector and so on। वेक्टर एडिशन तभी कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया पहला। दूसरा रूल क्या है? बट द हेड, याद रखिएगा, of the last vector must coincide with the, but the head of the coincide with the single vector coincide with the
इसमें कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, प्लीज एक मिनट इसको लिखने को। हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर मस्ट कंसाइड विद द हेड ऑफ द, यहाँ पे होगा विद द, इसको ठीक से देता हूँ प्लीज एक बार, सॉरी, थोड़ा यहाँ पे लिखिएगा, बट द हेड ऑफ द single vector drawn from the tail of first vector must coincide with head of last vector and this single vector is called resultant। समझ पाए? इसको मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ। लेट जैसे आपके पास बहुत सारे वेक्टर्स गिवन है, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ये है सी वेक्टर, ये है डी वेक्टर, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ये है सी वेक्टर, डी वेक्टर। आपको उनको वेक्टरली ऐड करना है, ठीक है? तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो एक सिंगल वेक्टर होगा, जो आप फर्स्ट वेक्टर कौन सा ए वेक्टर, उसकी टेल से बनाओगे, जो फाइनल वेक्टर के हेड से कंसाइड करेगा। तो ये आपका क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। बाकी वेक्टर्स में देखिए क्या है, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, मगर यहाँ पे हेड हेड है। समझ गए वेक्टर के? तो यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर का हेड जो होना चाहिए वो फाइनल वेक्टर से कंसाइड करना चाहिए, तो वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर बना था। ठीक है? होता क्या है, अगर सपोज कीजिए कि अगर ये चीजें ऐसे होती है, ए बी सी डी और ये इस तरह से होता, मतलब ये सेम ऑर्डर में होते, कहीं पे भी हेड हेड मैच नहीं कर रहे, हेड टेल चल रहा है, तो उस केस में आपका रिजल्टेंट क्या होता है, जीरो। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए, आपको बोल दे कि इस तरह का एक वेक्टर डायग्राम आपको दिया है और बोले इसका रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो। क्यों? हेड टेल, देखिए रिजल्ट क्या होगा, जीरो, क्योंकि इनका ऑर्डर क्या है, सेम है। देखिए हेड टेल, सॉरी टेल हेड टेल हेड, तो ये सेम ऑर्डर पे जा रहे हैं। समझ पा रहे बात को? ये इसका हेड इसकी टेल के साथ, इसका हेड इसकी टेल के साथ, इसका हेड इसकी टेल के साथ, तो रिजल्टेंट क्या हो गया, जीरो। बट अगर इस तरह से होता, इसका हेड ये मगर ये ऐसे हो जाता, यहाँ पे ऑर्डर रिवर्स होगा, तो इसका रिजल्टेंट मिलेगा, बाकी का रिजल्टेंट आपको नहीं मिलेगा। क्लियर हो गई सी बात? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, रिजल्टेंट वाली बात आपके लिए क्लियर होगी। इसके बाद आपको समझना पड़ेगा एक चीज और, आपको समझनी पड़ेगी, पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन वेक्टर एडिशन पे वैसे ही नहीं आएगा कि आप बोलेंगे कि यार वो वेक्टर को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, वो ग्राफिकली भी क्वेश्चन दे सकता है कि वेक्टर एडिशन की अगर हम बात करते हैं, वेक्टर एडिशन की अगर मैं बात करूं, अगर दो वेक्टर्स जो है सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो ये है ए वेक्टर और बोल देगा ये है बी वेक्टर, तो ए प्लस बी वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ए प्लस बी वेक्टर इसको रिप्रेजेंट करेगा। आप क्या करोगे, जितना मैग्नीट्यूड बी का होगा उतने मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर ए के आगे ड्रॉ कर दोगे, तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा ये, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी वेक्टर। ठीक है? अब एक चीज और याद रखिएगा कि वेक्टर्स में सब्ट्रैक्शन नाम की चीज नहीं होती। वेक्टर्स में सब्ट्रैक्शन हम करते हैं, वेक्टर सब्ट्रैक्शन की हम बात करने में वेक्टर सब्ट्रैक्शन कुछ होता नहीं है। टेक्निकली लेट जैसे कि आपको बोलता है कि ए वेक्टर सब्ट्रैक्शन का, तो आप बेसिकली क्या करते हो, तो आप क्या करते हो, ए वेक्टर को प्लस माइनस बी वेक्टर इस तरह से लिखते हो, बी वेक्टर का ऑपोजिट लेते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसको ग्राफिकली करना है, तो ए वेक्टर ये है, ठीक है, और आपको बोला है इसको रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करोगे, ये है बी वेक्टर, आपको ए माइनस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करोगे, आप क्या करोगे, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के ऊपर जितना ये बी वेक्टर है उसको यहां बना दोगे। ठीक है, तो ये बी वेक्टर हो गया, ये कंप्लीट आपका ए वेक्टर था, तो ये जो बचेगा ये है आपका ए माइनस बी वेक्टर। मैथमेटिकली ग्राफिकली चीजें पूछी जा सकती हैं, तो समझिएगा, ढंग से करिएगा, पेपर में देखिएगा, घबराना नहीं है, डायग्राम देखिए वहां पे।
ठीक है। और उसके बाद आपके पास अगर किसी एंगल पे काम करते हैं तो आपके पास दो तरह के लॉज आते हैं, एक आता है ट्रायंगल लॉ, उसको सॉल्व करने के लिए, एक आता है पैरेललोग्राम लॉ, और अगर वेक्टर ज्यादा है तो आपके पास पॉलीगन लॉ चला जाता है। ये तीन लॉज आपके पास काम करते हैं, ठीक है। तो इनको समझ लेते हैं एक बार हम कैसे करते हैं, ठीक है। इनकी डेरिवेशंस आपके काम की नहीं है, बट इसके रिजल्ट्स आपके काम के हैं, पर आपको समझेंगे। बस समझने का मतलब ये नहीं कि हम डेरिवेशन करेंगे, हम डेरिवेशन नहीं करेंगे। we'll just try and understand कि how triangle law of accreditation works and what are the formulas that we derive from the triangle law of accreditation and how to apply those formulas. Okay, that's all. That's all what we're gonna do here. Okay, so let's just start with triangle law of accreditation. Let's just start with, इसमें कुछ words important होते हैं तो उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। Let's just start with triangle law of vector addition. Let me repeat this thing once again. इसकी derivation नीट के perspective में important नहीं है, but you still need to understand this thing कि how this triangle law of accreditation works and what are the main points from where the questions can be asked. Okay, so let's just say this thing. देखिए, इसकी पहले तो आपको समझना पड़ेगा इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। बिकॉज की डेफिनेशन पे अगर कोई मुझे पेपर सेट करने को बोले तो इसकी डेफिनेशन पे मैं कितने क्वेश्चन बनाता हूँ, ठीक है। तो पहले इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे और उस डेफिनेशन में समझेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, ठीक है। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स acting on a particle if two vectors acting on a particle at the same time are represented in magnitude and direction by two sides of a triangle taken in order. The resultant is represented in magnitude and direction by third side of triangle taken in opposite order. अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। क्वेश्चन आपका बनेगा ट्रायंगल ऑफ एक्टिवेशन की डेफिनेशन पे क्वेश्चन बनेगा, which of the following statements regarding the triangle law of accreditation are true। कैसे बोलेगा कि देखिए पहली बात ये काम करता है टू वेक्टर्स पे, ठीक है। टू वेक्टर्स पे जो काम करते हैं एट द सेम टाइम, पेपर में बोलेगा टू वेक्टर से ज्यादा पे वेक्टर एडिशन नहीं, ट्रायंगल लॉ काम नहीं करेगा। वो बोलेगा डिफरेंट टाइम पे ये कर रहे हो तो ट्रायंगल लॉ काम करेगा नहीं। तो वो सेम टाइम पे करना चाहिए, दो वेक्टर्स होने चाहिए, बाकी आपको पता है रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by the two sides of triangle taken in same order। यहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो उनका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करता है थर्ड साइड टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, रिजल्टेंट इज इन ऑपोजिट ऑर्डर। देखिए कितने क्वेश्चंस बन गए यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। दो वेक्टर्स जो सेम टाइम पे काम कर रहे हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मतलब साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम ऑर्डर में रहते हैं, मगर रिजल्टेंट का ऑर्डर जो होता है डिफरेंट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्ट्रेडिशन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्ट्रेडिशन बोलते हैं। तो इसको समझने के लिए ग्राफिकली अगर आप इसको समझे तो लेट जैसे कि आपके पास, हम इसमें डायरेक्टली डेरिवेशन पे नहीं जा रहे हैं, हम इसको रिजल्ट्स को समझेंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये आपके पास एक वेक्टर ये है, ठीक है, एक वेक्टर ये है बी वेक्टर, और ये है आपका ए वेक्टर। दो वेक्टर्स हैं जो एक टाइम पे किसी ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। और ये जो है इंक्लाइंड है एट एन एंगल थीटा। और देयर इज वन मोर थिंग व्हिच यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, हम जो एंगल्स को कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैलकुलेट करते हैं। इस बात को ध्यान रखिए, दिस इज अ कन्वेंशन व्हिच हैज बीन सेट, दिस इज अ कन्वेंशन व्हिच हैज बीन सेट, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ थर्ड वेक्टर टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो ये है आपका रिजल्टेंट आर वेक्टर, ये है आपका आर वेक्टर, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ये है रिजल्टेंट वेक्टर, ये है आपका दो वेक्टर्स के बीच में एंगल है थीटा,
कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं वो हमें कोई लेना देना नहीं उस चीज से। नीट के पर्सपेक्टिव से इस एटलीस्ट इस चैप्टर में ये डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सो विल बी स्किपिंग दैट थिंग, विल डायरेक्टली कम टू रिजल्ट्स दैट आर वेक्टर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। इतनी सी बात क्लियर होगी? ठीक है। उसके बाद tan बीटा, ये है बीटा, रिमेंबर दिस थिंग, बीटा इज एन एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड a वेक्टर, angle between resultant and a vector, so that tan beta will be equal to b sin theta over a plus b cos theta, a plus b cos theta। अब देखिए पेपर में अगर भूल जाए तो आपको समझना पड़ेगा, वैसे भूलना नहीं चाहिए, आपको डायरेक्ट रिजल्ट ही याद होना चाहिए, बट स्टिल अगर आप भूल जाओ तो मैं आपको इसको समझने का तरीका बता देता हूँ। देखिए ये है थीटा, बी के साथ बी को आप दो हिस्सों में तोड़ सकते हो, इसके कॉम्पोनेंट्स में तोड़ सकते हो, तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। हम इस ट्रायंगल को लेके चल रहे हैं, हम लेके चल रहे हैं इस ट्रायंगल को, यहाँ से ये ट्रायंगल हम लेके चल रहे हैं पूरा। तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर tan थीटा क्या होता है? tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो बेस क्या है? a प्लस बी कॉस थीटा, a प्लस बी कॉस थीटा। तो बस फिर tan थीटा इज इक्वल टू b sin थीटा ओवर a प्लस बी कॉस थीटा। क्योंकि जब आप इसको ऐसे जोड़ोगे ना, यहाँ से इस तरह से करोगे तो ये b sin थीटा चला जाएगा, सामने पैरेलल है तो चले जाएंगे वहां से, तो b sin थीटा ओवर a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए शॉर्टकट्स क्या है इसके। शॉर्टकट्स आपको खुद डेवलप करने हैं, इसके लिए शॉर्टकट्स क्या होंगे? शॉर्टकट्स क्या है इसके लिए? आपको क्या करना है, दिस इज अ थिंग, आपने क्या करना है, रिजल्टेंट की वैल्यू इसी फॉर्मूला के बेस पे फॉर थीटा इज इक्वल टू 30, 60, 90, 120, 180 कैलकुलेट कर लेनी पहले। कहने का मतलब आप वैल्यूज पुट करके चलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम लेके चलते हैं 90 के लिए, तो मैंने बस सिर्फ याद रखना है कि अगर थीटा की वैल्यू दोनों के एंगल्स की क्या होगा, 90 डिग्री हो तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। cos 90 कितना होता है? 0। तो यानी कि उस केस में रिजल्टेंट कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैं डायरेक्टली कर दूंगा। वैसे ही अगर 30 डिग्री पे होगा तो 30 पे कितनी होती है वैल्यू, 1/2 की √3/2 नहीं, 60 पे 1/2 होती है। तो 60 पे 1/2 होती है, तो आंसर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर होगी बात? ये वैल्यूज आप कैलकुलेट कर लेंगे, जो सिंपल सिंपल वैल्यूज जैसे 90 का कर सकते हो आप, 60 कर सकते हो, 120 कर सकते हो, इनफैक्ट यू कैन गो विद 180 आल्सो। ओके, आप 30 का रहने दीजिए, इसकी जगह पर 0 का कर लीजिएगा, 30 का रहने दीजिएगा, 0 का कर लीजिएगा, वैल्यूज आपने डायरेक्टली याद कर देनी। क्लियर होगी तेरी बात? ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट है आपके पास पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। अगेन वही चीज, हमें इसकी डेफिनेशन से कुछ लेना देना नहीं है, सॉरी इसकी डेरिवेशन से हमें कुछ लेना नहीं है, बट डेफिनेशन से हमें इसके बहुत कुछ लेना देना है, सो विल ट्राई एंड फोकस की क्या बोलता है। ठीक है, दिस स्टेट्स दैट इफ two vectors, again two vectors acting on a particle, acting on a particle at the same time, at the same time be represented in magnitude and direction, magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram drawn from a point, then their resultant is represented in magnitude and direction
बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम फ्रॉम सेम पॉइंट। अब देखिए यहां से क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है। क्वेश्चन यहां से इस तरह से बन सकता है, वो क्या पूछेगा, दो वेक्टर्स सेम टाइम पे काम कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बात एडजेसेंट साइड, टू एडजेसेंट साइड्स साथ में जुड़ी हुई साथ वाली साइड्स में, ठीक है। The resultant is represented in magnitude direction by a diagonal of parallelogram। कौन रिप्रेजेंट करता है, डायगोनल रिप्रेजेंट करता है फ्रॉम द सेम पॉइंट, जिस पॉइंट से वो काम कर रहे थे। ये है क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है समझने के लिए। जैसे ये है ए वेक्टर, ये है आपका बी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर बी वेक्टर ये आपके पास है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वही चीज इसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, किस तरह से करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जितना ये है आपके पास ए वेक्टर बी वेक्टर, हम इतने ही वेक्टर का एक आगे को प्रोड्यूस करेंगे। ये आपके पास रहा, इसको हम लेके चलेंगे थीटा, ठीक है। तो रिजल्टेंट कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है ये सेम पॉइंट। ये होते हैं क्वेश्चंस, यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। है ये बेसिक क्वेश्चन, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ मोर देन 90% स्टूडेंट्स आर गोना गेट दिस क्वेश्चन रॉन्ग। समझ के बात को, तो समझनी पड़ेगी आपको बातें, ये समझ पा रहे हो। पेपर में बच्चों को ये नहीं पता बीटा क्या है, बीटा है एंगल रिजल्टेंट है ए वेक्टर, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे हो जाती है। तो आर वेक्टर की वैल्यू विल बी अगेन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर द अंडर रूट, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आई होप इतनी सी बात क्लियर हो गई, ठीक है। एंड tan बीटा विल बी अगेन b sin थीटा ओवर a प्लस b cos थीटा, ठीक है। होगी बात है, बस फिर वही है 0 180 एंड 90 वगैरह डिग्री के लिए आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, वो आपके शॉर्टकट्स बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर आपसे पेपर में पूछा सकता है कि दो वेक्टर्स हैं जो आपस में काम कर रहे हैं, उनका रिजल्ट मैक्सिमम कब होगा, जब वो सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। देखिए आप यहाँ पे याद रखिएगा, रिजल्टेंट विल बी मैक्सिमम कब, जब सेम डायरेक्शन में होंगे वेक्टर्स, सेम डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, समझ के बात को। और मिनिमम कब होंगे, रिजल्टेंट्स विल बी मिनिमम कब, ऑपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेक्टर्स। क्लियर होगी बात इतनी सी, इतना इजी नहीं है बट बहुत टफ भी नहीं है, समझ गए। तो क्वेश्चंस करेंगे इस पे तो आपको और इजी लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको वो बता दी थी कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर, कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। ये अलग टॉपिक है बट इसको हम पहले ही डिस्कस करके आ चुके हैं कि रिजल्टेंट जीरो कब होगा, कि जब सारे के सारे वेक्टर्स जो होंगे सेम ऑर्डर में है। कैसे, जब सारे के सारे वेक्टर्स जो है सेम ऑर्डर में है, वो हम कैसे डिस्कस करके आ चुके हैं, जब हमने डिस्कस किया था कि अगर ये ए वेक्टर यहाँ इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, बी वेक्टर यहाँ पे काम कर रहा है और सी वेक्टर अगर इधर को है, सब सेम ऑर्डर में है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो। रिजल्टेंट जीरो कब नहीं होता इस वेक्टर का, रिजल्टेंट जीरो कब नहीं होता, कि जब ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, सी वेक्टर इस तरह से होता ऑपोजिट ऑर्डर में, तब आपका रिजल्टेंट आता है, वरना रिजल्टेंट आपके पास नहीं आता है, ठीक है। क्लियर होगी बात इतनी सी। इसके बाद आपके पास आती है लामिस थ्योरम। देखिए लामिस थ्योरम ऐसा आपके सिलेबस में नहीं आएगी, बट जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करते हो तब लामिस थ्योरम के बेस पे आपके पास 2 या 3 क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं। इनफैक्ट बनी को सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो लामिस थ्योरम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको सिर्फ आपको सिर्फ ये याद रखना है कि लामिस थ्योरम बोलती क्या है, लामिस थ्योरम को बोलती क्या है, आपको उससे हमें कुछ नहीं समझना है। लामिस
थ्योरम, लामिस थ्योरम। ठीक है, ये आपके लिए सिर्फ इतने से इंपॉर्टेंट है कि ये कहीं ना कहीं आपको एसएचएम में हेल्प करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको हेल्प करती है, इसलिए आपको यही सीख लें तो बेटर है। ठीक है, समझिएगा। इट स्टेट्स दैट इट स्टेट्स दैट if three forces acting at a point three forces acting at a point are in equilibrium are in equilibrium, then each force is proportional to each force is proportional to angle between other two forces। ठीक है, इसकी डेफिनेट बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ आता है लामिस थ्योरम में, क्योंकि उनको डेफिनेशन याद नहीं होती, सिर्फ डायग्राम देखा होता है, इसलिए उनको कंफ्यूजन आता है। तो हमने डेफिनेशन भी लिख ली और हमने इसका डायग्रामेटिकली भी समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए ये है, तीन फोर्सेस इस तरह से एक्ट कर रहे हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में। तो हमने क्या पढ़ा था, बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब रिजल्टेंट फोर्सेस क्या होती है, जीरो होती है। या तो बॉडी मूव नहीं कर रही है, या बॉडी का रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट फोर्सेस क्या है, जीरो है। अगर रिजल्टेंट फोर्सेस जीरो तो रोटेशन भी नहीं हो रही होगी, रोटेशन भी नहीं हो रही होगी, मोमेंटम भी नहीं होगा, एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं ये है ए वेक्टर, ये है आपका बी वेक्टर, ये है आपका सी वेक्टर। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी सी बात। तो ये कहता है, ये मान लीजिए ये अल्फा है, ये आपके पास गामा है और ये आपके पास बीटा है। तो ये कह रहा है कि ये फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब ये हुआ लामिस थ्योरम के अकॉर्डिंगली जो ए वेक्टर है वो किसके बराबर, ए वेक्टर होगा साइन अल्फा, ए के सामने वाला साइन अल्फा, बी के सामने कौन है, बीटा, तो बी ओवर साइन बीटा विल बी इक्वल टू सी ओवर, उस सी के सामने कौन है, गामा, साइन गामा। बस इतना सा है, आपको इतना सा याद रखना है, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। इसकी आपको नेसेसिटी कहाँ पड़ती है, इसकी आपको नेसेसिटी लामिस थ्योरम की पड़ती है एसएचएम में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, क्लियर होगी बात। इसके बाद आपके पास एक वेक्टर आता है जिसको आप बोलते हो इक्विलिब्रियम वेक्टर, सॉरी, इसको आप क्या बोलते हो, इक्विलिब्रियम वेक्टर बोलते हो। या आप स्किप भी करना चाहो कर सकते हो, बट क्योंकि बुक पे मेंशन है इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। इस पे क्वेश्चन आए नहीं है कभी, बट क्या पता इस पे आ जाए। इक्विलिब्रियम वेक्टर, इक्विलिब्रियम वेक्टर वो वेक्टर होता है जो दो वेक्टर्स को बैलेंस करता है। ठीक है, वेक्टर विच बैलेंसेस टू और मोर वेक्टर्स को, उसको आप क्या बोलते हो, इक्विलिब्रियम वेक्टर बोलते हो। वेक्टर विच balances two or more vectors acting on a body, acting on a body, that's it, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है, अब देखिए, अब जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उसकी इंपॉर्टेंस हर चैप्टर में ऑलमोस्ट मिल जाती है। ये चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। लाइक इसकी जो मैं पॉइंट्स आपको बोलने वाला, देखो पहली चीज, वेक्टर्स ऑफ ओनली सेम नेचर कैन बी एडेड, याद रखिएगा इसको, वेक्टर्स ऑफ ओनली सेम नेचर कैन बी एडेड। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि आप फोर्स को फोर्स में ही ऐड करोगे, फोर्स को आप एक्सेलरेशन में ऐड नहीं कर सकते। समझ गए बात को, क्लियर होगी बात इतनी सी। जैसे इसका बहुत फेमस केस बनता है, जैसे आपको बोलता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला में क्वेश्चन बनता है कि आपको बोलता है कि ये जैसे कि v गिवन है, ये अल्फा टी क्यूब है, ये बीटा टी स्क्वायर है प्लस सी ओवर गामा क्यूब है, कुछ ऐसे करके बोलता है। ठीक है, फिर बोलता है कि आपको अल्फा बीटा और गामा के डायमेंशंस क्या होंगे। तो आपको समझना पड़ेगा, आप इसके आपको यहां से ये पता लग गया कि वेक्टर सेम नेचर की क्वांटिटीज ही ऐड होती है, उनको आप
वो नहीं कर सकते, फोर्स में फोर्स ही ऐड करोगे, एक्सीलरेशन में एक्सीलरेशन ही ऐड करोगे, वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड करोगे। तो अगर ये v वेलोसिटी है तो इसका मतलब ये है कि अल्फा टी क्यूब भी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी के डायमेंशंस को कैरी करेगा। बीटा टी स्क्वायर भी वेलोसिटी के डायमेंशंस को कैरी करेगा, ये भी वेलोसिटी के डायमेंशन को कैरी करेगा। यूनिट्स क्या होगी वो डिफरेंट होगी, बात है डायमेंशनल फॉर्मूलाज डिफरेंट है, बट ये जो सारी होंगे वेलोसिटीज होगी। अल्फा की यूनिट्स, अल्फा टी क्यूब की यूनिट्स में मीटर पर सेकंड होगी, इसकी यूनिट्स में मीटर पर सेकंड होगी, इसके भी मीटर पर सेकंड होंगी। इंडिविजुअल यूनिट्स डिफर कर सकते हैं बट कंबाइंड यूनिट्स इनकी सेम होगी, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। क्लियर होगी बात को? तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। वेक्टर्स ऑफ ओनली सेम नेचर कैन बी एडेड। क्लियर होगी बात को? इसके बाद आपने से बेसिक रूल्स है कि वेक्टर एडिशन के बेसिक क्या है, नेचर से याद रखना कि वेक्टर एडिशन आपके सिलेबस में आपको बस ये याद रखना है वेक्टर एडिशन के बारे में। क्या चीज याद रखनी है वेक्टर एडिशन के बारे में? बेसिक चीज है कि कॉम्यूटेटिव होती है, कॉम्यूटेटिव होती है, बेसिक चीजें आ सकती है। दैट मींस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विल बी इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर होता है। एसोसिएटिव होती है, एसोसिएटिव होती है, दैट मींस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये चीजें होती हैं। ये बेसिक इनकी डेफिनेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल यहाँ पे इन्हीं पे फोकस करना है। ठीक है, इसके बाद ये दो रूल्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ रिवर बोट प्रॉब्लम में। इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे बहुत फंसते हैं। ठीक है, आपको ऐसे समझाऊंगा, आपने सिर्फ और सिर्फ इसमें फॉर्मूलाज याद करने हैं। लेट मी जस्ट वन थिंग, फॉर्मूला से ही आपकी रिवर बोट प्रॉब्लम तैयार हो जाती है। इसमें आपको प्रॉब्लम ये है कि बच्चे ठीक से समझते नहीं है, फिर उनको ना इसमें रट्टा मारते हैं, यार ये चीज ऐसी की थी, ये चीज वैसे की थी। नहीं, बेसिक फॉर्म में समझेंगे और अच्छे से करेंगे और आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास है रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम, अब हम बात करने वाले हैं रिवर बोट प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं और आते रहेंगे। रिवर बोट प्रॉब्लम बहुत है। रिवर बोट प्रॉब्लम में आपके पास फर्दर दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है। एक आपके पास आता है शॉर्टेस्ट पाथ में जाना है, आपको शॉर्टेस्ट पाथ पे जाना है, या आपको शॉर्टेस्ट टाइम पे जाना है, शॉर्टेस्ट टाइम में ट्रेवल करना है। यही दो बात है, यही दो चीजें हैं आपके पास। ठीक है, अब देखिए इसको समझते हैं, इस प्रॉब्लम को हम डील करेंगे किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम डील करेंगे किसके साथ, शॉर्टेस्ट पाथ के साथ, शॉर्टेस्ट पाथ पे चलेंगे। अब देखिए किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ होता क्या है, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, वो होती है स्ट्रेट लाइन। क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। किसी भी दो पाथ के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, पॉइंट्स के बीच में क्या होता है, वो होती है स्ट्रेट लाइन। तो लेट्स जस्ट से ये आपके पास रिवर गई बैंक से, ये पानी है, यहाँ पे पानी बह रहा है आपका। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है, वेलोसिटी किसी रिवर जो है किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है। क्लियर हो गई तीसरी बात? ठीक है, अब पहला क्वेश्चन ये उठता है कि सपोज करो पानी नहीं है, या पानी है तो पानी चल नहीं रहा है, पानी स्टेशनरी है, कुछ दिक्कत नहीं है, तब शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता? आप यहाँ पे खड़े हो पॉइंट ए पे और ये है पॉइंट बी, आपको पॉइंट बी पे जाना है। तो ए से पॉइंट बी तक जाने का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? अगर कुछ भी नहीं है आपके पास तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, आप बिल्कुल सीधा चले जाओ, ए से बी तक आप बिल्कुल सीधा चले जाओ। क्लियर होगी तीसरी बात, ए से लेके बी तक सीधा चले जाओ। बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि पानी चल रहा है, पानी चल रहा है। तो अगर आप शॉर्टेस्ट पाथ पे, अगर आप इस पाथ पे जाने की कोशिश करोगे, अगर आप इस पाथ पे जाने की कोशिश करोगे तो दिक्कत क्या होगी? अगर आप इस पाथ पे जाने की कोशिश करोगे दिक्कत आपके पास ये आ जाएगी कि पानी का बहाव आपको इस डायरेक्शन में बहा देगा, आप स्ट्रेट पाथ पे जा ही नहीं पाओगे क्योंकि पानी का बहाव आपको इस डायरेक्शन में बहा देगा। तो इसलिए अगर मुझे शॉर्टेस्ट पाथ पे जाना है, अगर मुझे डायरेक्टली पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मुझे जाना है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इस रास्ते पे ना जाके मुझे इस रास्ते से इस एंगल पे जाना चाहिए, मुझे इस एंगल पे जाना चाहिए। किस एंगल पे? इस एंगल पे मुझे जाना चाहिए, जिसको मैं बोलूंगा एंगल थीटा। क्योंकि जब मेरा यहाँ होगा तो पानी का बहाव मुझे इधर को धकेलेगा, तब मैं जाके यहाँ पहुंच जाऊंगा। क्लियर होगी बात इतनी सी? ठीक है ना? तो
अब इसको मिटा देते हैं यहां से, ठीक है। अब आपको समझ आ गया हमें कहाँ को जाना है, ठीक है, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। अब हम ये मान लेते हैं ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर को, आप मान लो v2 वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर, क्लियर होगी बात को। और v1 है क्या, v1 आप मान लो वेलोसिटी ऑफ बोट, जिस स्पीड से आ जाओ, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ बोट, ये है आपका v1, ये क्या है आपका v1, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, रिजल्टेंट आपका बनेगा ये v2 वेक्टर, ये सॉरी v वेक्टर इसको मान लेंगे, ये है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये है आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी। आई होप इतने से पॉइंट्स आपके लिए क्लियर हो गए होंगे, कोई इश्यूज आपको यहाँ पे क्रिएट नहीं होंगे। तो बस फिर हम वेक्टर लॉ से एडिशन लगाते हैं, ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ कुछ भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो आपके पास वैल्यूज निकल के आ जाती है यहाँ से, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये जो v होगा, जो आपके पास v होगा, ये भी आपका v2 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो v रिजल्टेंट v जो होगा वो आपका कितना आएगा, अंडर रूट में v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, v1 का स्क्वायर क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है, बेस है और वो वहां पे है, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम से इतना निकल जाएगा। और शॉर्टेस्ट टाइम में निकालना है तो t इज इक्वल टू s ओवर v, टाइम टेकन ये आ जाएगा, टाइम टेकन आ जाएगा इतना, s ओवर वेलोसिटी कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट है। आपको बस ये बनाने आना चाहिए था क्या चीज है, बस आपसे पेपर में के बाद पूछा एंगल पूछ लिया, किस एंगल पे जाना है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू v2 ओवर v1। आई होप आपको ये चीज सॉल्व करने आती होगी, नहीं आती होगी तो कल हम न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में इसको कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया किसमें, शॉर्टेस्ट पाथ पे। अब आपको जाना है किस पे, शॉर्टेस्ट टाइम पे, शॉर्टेस्ट टाइम पे। अब देखिए फिर से वही चीज को समझते हैं, डायग्राम के फॉर्म में समझते हैं। सपोज कीजिए ये आपकी नदी है और आपको शॉर्टेस्ट टाइम में फ्लो करना है, शॉर्टेस्ट टाइम में आप चाहते हो रिवर को क्रॉस कर लो, तो क्या तरीका है शॉर्टेस्ट टाइम में करने का तरीका, क्योंकि रिवर स्टेशनरी नहीं है, रिवर बह रही है, पानी बह रहा है। शॉर्टेस्ट टाइम में कवर करने का सबसे बड़ी तरीका यही है कि आप पानी के बहाव के साथ बहना शुरू कर दो, आप इस एंगल पे बहना शुरू कर दो, ये है थीटा। अगर आप इसके ऑपोजिट एंगल में बहाओगे तो क्या होगा, अगर आप इस तरह से जाओगे कोशिश करोगे तो पानी आपको धकेलेगा इधर को, आपको दुगना टाइम लगेगा, बट अगर पहले पानी के बहाव के साथ आप जा रहे हो तो बेटर है। तो अगर ये रहा, आप सपोज करें आप यहाँ पे जाके मिल रहे हैं, आप यहाँ पे एक्स पे जाके मिलोगे, ठीक है, ये है v1 वेक्टर, ये है v वेक्टर और ये है x, समझ पा रहे बात को, हुआ क्या, मतलब ये है टू ट्रैवल इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, आप क्या कीजिए, आप इस तरह से v1 इस तरह से बह जाना शुरू कीजिए, v1 वेलोसिटी से इस तरफ को जाना शुरू कीजिए, पानी का बहाव आपको इधर को धकेलेगा, तब आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी ये, और रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी ये, तो आप x डिस्टेंस पे जाकर उसको मिल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि अब आपको समझ लीजिए यहाँ पे, अब आपके पास वैल्यूज आ गई, अगेन रिपीट करता हूँ, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में जाना है तो आपको v1 वेलोसिटी से सीधा जाने की कोशिश कीजिए, आप ऐसे जाने की कोशिश करिए, पानी का बहाव आपको इधर को धकेलेगा, रिजल्टेंट आपका इधर बच जाएगा, तो आप शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम पे उसको क्रॉस कर लोगे, ठीक है। तो यानी कि आपके पास अब यहाँ से देखें तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v2 ओवर v1 हो गया, एंड जो रिजल्टेंट आपके पास आ रहा है अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ये बिल्कुल वही वैल्यूज है जो हमने पहले की थी, ठीक है। नहीं हो कोई दिक्कत ना हो, v1 आपकी बोट की वेलोसिटी है, v2 आपकी पानी की वेलोसिटी है, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है आपको क्रॉस करने में, वही चीज s ओवर v1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, सॉरी v1 नहीं v होगा, s स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ओवर अंडर रूट ऑफ v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये x क्यों आया, वो x इसलिए आया क्योंकि टेक्निकली तो आपको डिस्टेंस ये क्रॉस करना था, टेक्निकली तो आपको डिस्टेंस ये क्रॉस करना था, बट पानी के बहाव के साथ आप सीधे ना जाके आप x डिस्टेंस आगे जाके मिले उससे, तो अब आपका टोटल डिस्टेंस कितना होगा ये, तो s इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टोटल डिस्टेंस आपको हो जाएगा a
सी ले लेंगे रहता है, तो ए सी ले लेंगे तो ए सी आपको तो आ जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स की वैल्यू आप tan थीटा से निकाल सकते हो। तो tan थीटा की वैल्यू आपके ऊपर कितनी आई थी, v2 over v1, that will be equal to x over s, which will be equal to x is equal to sv2 over v1। देखिए अगर आप चीजें समझ जाते हो तो दिक्कत नहीं होती। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, अगेन मैंने आपको क्या कहा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में आपकी कोई चीज होती ही नहीं है, आप टेक्निकली ऐड करते हो बट ऑपोजिट मैग्नीट्यूड में। ठीक है, तो यानी कि a माइनस बी वेक्टर कुछ नहीं होता, टेक्निकली आप a वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर करते हो। क्लियर होगी बात को, बस। और इसमें बस ये चीज का ध्यान रखना होता है कि एंगल्स कैसे लेंगे, समझ के बात को, एंगल्स कैसे लेंगे आपको उस चीज का ध्यान रखना होता है। तो जब भी आप ये करोगे तो दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका रिजल्टेंट और बीटा की वैल्यू एग्जैक्टली सेम रहती है जैसे पहले थी, बस जहां पे आप कॉस लिख देता हूँ आपके लिए, तो यहाँ पे रिजल्टेंट जो आपके पास निकल के आता है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा, और tan बीटा की जो वैल्यू होती है हो जाती है b साइन 180 माइनस थीटा ओवर a प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। ये पैरेललोग्राम और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आता है। अगर आप समझना चाहते हैं तो प्लीज थोड़ा देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए इसलिए समझा ही देता हूँ, वरना आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया। ठीक है, देखिए असल है जैसे कि आपके पास दो वेक्टर गिवन है। ठीक है, आपके पास दो वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। आपको मैं बोल रहा हूँ कि आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करने का मतलब ये है कि मुझे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर नहीं करना है, मुझे ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर करना है। तो जितना बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड था उतने ही वेक्टर को मैंने एक बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको प्रोड्यूस किया, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया। ठीक से बना देता हूँ, ये है आपके पास ए वेक्टर, ये है आपके पास बी वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ये है ए वेक्टर। What we need is a vector minus b vector, but actually what it is a plus minus of b vector. So what we are going to do is, we are going to produce minus b vector in opposite direction. So this is our minus b vector, this is our minus b vector। ये हो गया बस। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम इसमें प्लॉट करेंगे। ठीक है, एंड विल गेट आवर आंसर्स। ठीक है, तो ये रहा माइनस बी वेक्टर। थोड़ा सा आगे इसको और ले जाएंगे, इतने ही मैग्नीट्यूड का वेक्टर मैं आगे प्रोड्यूस कर दूं ए वेक्टर, तो मेरे पास ये जो रिजल्टेंट होगा, ये जो रिजल्टेंट होगा ये होगा ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, अगर इनिशियली इनके बीच में एंगल थीटा था तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो ये एंगल उठा के हमने ये पुट किया, बस खत्म हो गया। बात समझ आ गया 180 माइनस थीटा क्यों है, इसलिए आता है। और इसमें आपने दो चीजें और याद रखनी है जो काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते। वेक्टर सब्ट्रैक्शन does not follow commutative slash और associative laws जो वहां पे कर रहे थे। क्लियर होगी बात को, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या है, इसके बाद हमारे पास है रिलेटिव वेलोसिटी ना प्लेन। अब हम बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ना प्लेन की बात करेंगे। ठीक है, जब हम रिलेटिव वेलोसिटी ना प्लेन की बात करेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हमें पता है, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हमें पता है ना, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, तो अब पहले शुरुआत करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ना प्लेन पे। रिलेटिव वेलोसिटी इन अ प्लेन,
हमें रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हमें पता है कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है, कल भी हमने बहुत अच्छे से किया था, क्वेश्चंस के हमने बहुत अच्छे से किए थे कि जैसे सपोज कीजिए कि आपको बोल रहा है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है आपको, वी ए बी वेक्टर निकालना है, तो कितना होता है वी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये होता है तब जब मोशन जो स्ट्रेट लाइन पे होती है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है अगर ये किसी एंगल पे एक्ट कर रहे हो, ठीक है, किस तरह से, तभी हम कह रहे हैं प्लेन में। जैसे कि ये है वी ए वेक्टर, ठीक है, और ये क्या है वी, इसको आप वी ए वेक्टर ले लीजिए और इसको आप वी बी वेक्टर ले लीजिए। ये है आपके पास दो वेक्टर की वैल्यू, ठीक है, और इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है थीटा, और आपको बोलता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालनी है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वही कॉन्सेप्ट्स है जैसे आप यहाँ करते थे। हमें वी ए बी निकालना है, वी ए बी वेक्टर निकालना, तो वी ए बी वेक्टर बता आप किस तरह से लिख सकते हैं, वी ए वेक्टर प्लस माइनस और वी बी वेक्टर, अगर आप प्लेन में बात करें। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे वी ए में नेगेटिव ऑफ वी बी ऐड करना है, यही मतलब हुआ ना। तब कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, जो आपका वी बी वेक्टर है, लेट जैसे ये आपके पास वी बी वेक्टर है, ये आपका वी ए वेक्टर है, हम क्या करेंगे, हम वी बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर माइनस वी बी वेक्टर को यहाँ प्रोड्यूस कर देंगे। ये हो जाएगा माइनस वी बी वेक्टर, पैरेललोग्राम बन जाएगा, ये इसका आ जाएगा रिजल्टेंट। तो ये हो जाएगा आपके पास वी ए बी वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन लगाएंगे सब्ट्रैक्शन केस में जिस तरह से हमने किया था। अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, तो वी ए बी कितना हो जाएगा, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो वी ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस 2 वी ए वी बी कॉस 180 माइनस थीटा। क्लियर हुई इतनी सी बात? आई होप क्यों आया ये 180 माइनस थीटा, समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। एंड tan बीटा निकालना है। tan बीटा हमने क्या रखा है, एंगल रखा है किसके बीच में, रिजल्टेंट एंड वी ए के बीच में। तो tan बीटा कितना हो जाएगा, वही वी बी साइन 180 माइनस थीटा ओवर वी ए प्लस वी बी कॉस 180 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा वी बी साइन थीटा ओवर वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा। अब प्रॉब्लम ये है, आप में से मैक्सिमम बच्चों को ये समझ नहीं आएगा कि ये ऊपर वी बी साइन थीटा प्लस में क्यों रहा, नीचे माइनस में क्यों हो गया। तो इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, एंड कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। कैसे, इसको याद करने का आई होप आपने कभी याद किया होगा। एड शुगर टू कॉफी, एंगल कितना है 180 माइनस थीटा, यानी कि ये अगर ये कितना है 180 डिग्री, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन एंड कोसाइन सेम होंगे, यहाँ पे टेंजेंट एंड कॉट वाली सेम होगी, यहाँ पे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस में होंगे। यहाँ पे साइन एंड कोसाइन, साइन एंड उसका इनवर्स, ये यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे टेंजेंट वाले पॉजिटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे कॉस कॉस एंड कॉस वाले जो जाएंगे वो यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि 180 माइनस थीटा का मतलब ये है कि आप किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हो, आप सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हो। सेकंड क्वाड्रेंट 180 माइनस थीटा इंप्लाइज आप किस में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में हो। सेकंड और सेकंड क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू सेम है, साइन एंड कोसाइन, ये पॉजिटिव होंगे बाकी सारे नेगेटिव होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट एंड कॉट ये पॉजिटिव होंगे बाकी सब नेगेटिव होंगे, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस एंड कॉसिकेट ये पॉजिटिव होंगे बाकी सब नेगेटिव होंगे, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होंगे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ गए? तो अगेन 180 माइनस थीटा कहाँ लाई करता है, 180 माइनस थीटा आपका लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट से साइन वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इसलिए वी बी साइन थीटा हो गया। मगर जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, तो इसलिए वो नेगेटिव चला जाता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब आ जाइए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ मैन, ये अम्ब्रेला प्रॉब्लम जो है आपकी इंपॉर्टेंट
प्रॉब्लम है ये भी, आपको समझना पड़ेगा किस तरह किस एंगल पे आपको अम्ब्रेला रखना है, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको समझिए इस बात को। लेट अस अज्यूम द वेलोसिटी ऑफ मैन इज vm वेक्टर, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, और हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे विद ओ ए वेक्टर के साथ। रेन डाउनवर्ड फॉल कर रही है विद वेलोसिटी वी आर वेक्टर, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम ओ बी वेक्टर के साथ। सबसे पहला काम हमारे पास ये है कि हमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालनी है, विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है। ठीक है, ये निकालने के लिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होने का मतलब क्या हो गया, आपको वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर निकालना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वी आर वेक्टर प्लस माइनस ऑफ वी एम वेक्टर। ये प्लस वाले बच्चों के लिए काफी कन्वीनियंट है, अगर आप प्री क्लासेस लगा रहे हैं तो वो समझ आ जाएगा कि कैसे काम करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे वी एम का माइनस वी एम प्रोड्यूस करना पड़ेगा और उसको वी आर में ऐड करना पड़ेगा, वहां से आपका एंगल निकल जाएगा। ठीक है, तो समझिए इस चीज को कैसे करते हैं। जैसे हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस में इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये रहा। ठीक है, अब देखिए ये है ओ बी, ये है रेल को रिप्रेजेंट कर रहा है वी आर वेक्टर। ठीक है, और ये है वी एम वेक्टर। मूवमेंट कहाँ को है, ए की तरफ, मतलब मैन आपका इधर को मूव कर रहा है और ये इधर को मूव कर रहा है। अब हमें चाहिए वी आर है, वी आर है मतलब वी आर माइनस वी एम, वी आर प्लस माइनस वी एम, यानी क्या करेंगे, मैन की हम प्रोड्यूस करेंगे माइनस वी एम प्रोड्यूस करेंगे, ये हो जाएगा माइनस वी एम वेक्टर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अब इसका रिजल्टेंट निकालना था, तो ये हो जाएगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वी आर एम, और ये हो जाएगा थीटा। आई होप इतनी सी बात आपके लिए क्लियर होगी यहाँ पे। ठीक है ना, इतनी सी बात क्लियर होगी। तो देयरफॉर वी आर एम वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पे इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का एंगल है ना, वी एम और वी आर के बीच में ये एंगल 90 डिग्री का है ना। तो बस फिर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसकी वैल्यू अगर आप वैल्यूज पुट करोगे तो वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर प्लस 2 वी एम cos 90 डिग्री का अंडर रूट दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एम का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछेगा अब एंगल किस एंगल पे अम्ब्रेला को रखें, तो थीटा एंगल पे उसको अम्ब्रेला को रखना चाहिए जिससे खुद को प्रोटेक्ट कर सके। तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan थीटा इज इक्वल टू वी, सॉरी tan थीटा अगर हम यहाँ से निकालें तो ये वी एम ओवर वी आर होगा। दिस इंप्लाइज थीटा शुड बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वी एम ओवर वी आर। क्लियर होगी बात को। तो ये रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए और यही है आपकी अम्ब्रेला प्रॉब्लम बस। अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी आती है तो आपको ये आता है, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, इसके बाद आपके पास जाते हैं जीरो वेक्टर। वही जीरो वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। तो याद रखिएगा जीरो वेक्टर के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। जीरो वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जीरो और डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, डायरेक्शनलेस नहीं है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है। और इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है विद जीरो बाय एन एरो ऑफ जीरो लेंथ। तो यानी कि बेसिकली एक पॉइंट से आप उसको रिप्रेजेंट कर देते हो। और इसको अगर मैथमेटिकली लिखना तो ये होता है आपका जीरो वेक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है, इसके बाद हम रेजोल्यूशंस की हम बात करते हैं कि वेक्टर को हम रिजॉल्व कैसे करते हैं। तो ये तो बेसिक चीज है, आपको पता होगा कि अगर ये है थीटा तो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है, कॉस की फॉर्मूला, जैसे ये आर है तो हो जाएगा आर कॉस थीटा, और जो इसके परपेंडिकुलर हो जाता है वो क्या होता है, आर साइन थीटा। क्लियर होगी बात इतनी से।
और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी दो वेक्टर्स को आप रिजॉल्व करते हो, जब भी आप किन्हीं दो वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हो, ठीक है, लिख लीजिए, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, लिख लीजिए इस चीज को। द resolution of a vector R into two components along A vector and B vector are unique. बेसिकली मतलब दो ही कंपोनेंट ऐसे होंगे जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब एक ही कंपोनेंट, मतलब एक वेक्टर को आप तो ए और बी में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि एक ही ऐसी सिचुएशन होगी जब उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जब होता है ना, हम करते हैं कि x प्लस वाई हम करते हैं, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे कर लीजिए कि r वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर प्लस एन बी वेक्टर, तो यानी कि m और n जो होंगे यूनिक होंगे। अगर m की वैल्यू 1 हो रही है तो m की वैल्यू 1 ही होगी, 2 नहीं हो सकती। अगर n की वैल्यू 2 है तो 2 ही होगी, 3 नहीं हो सकती। तो यानी कि ये वैल्यूज यूनिक होनी चाहिए। क्लियर हो गई इसी बात? ठीक है, अब आगे चलते हैं। सो सॉरी। इसके बाद आपके कुछ एग्जांपल्स हैं कि वॉकिंग में क्या हेल्प करता है, कौन सा कंपोनेंट यूज होता है, व्हाई इट इज इजियर टू पुल अ लॉन रोलर देन टू पुश इट। ठीक है, ये एग्जांपल्स आप कर लीजिएगा, ये मैं बता रहा हूँ कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके पर्सपेक्टिव से, हर पर्सपेक्टिव से, नीट के पर्सपेक्टिव से भी और उसके पर्सपेक्टिव से भी। आपको लग रहा होगा मैं कुछ ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, बट नहीं, मैं आपको बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा भरोसा रखिए। ठीक है, अब आइए आज के दिन के फाइनल टॉपिक में, इसका वेक्टर्स आपके खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब फाइनल दो प्रोडक्ट टॉपिक्स बच रहे हैं, एक आपका बच रहा है वेक्टर प्रोडक्ट एंड एक बच रहा है आपका स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अब आपको ध्यान से इन चीजों को सीखना है, अब आपको ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्केलर या डॉट प्रोडक्ट के बारे में। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, पहले आपको समझ लीजिए। डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, याद रखिएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसका जो आपके पास रिजल्ट आता है वो किसके बराबर आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड टू मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड बी वेक्टर इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम ए बी कॉस थीटा। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है तो यहाँ पे डायरेक्शन नहीं आती, तो प्लीज ये दिमाग मत लगाइएगा वहां पे कि आप ए बी कॉस थीटा की डायरेक्शन बना के आगे, डायरेक्शन खत्म हो जाती है। इन वेक्टर्स की तो डायरेक्शन होती है, ए वेक्टर की डायरेक्शन होगी, बी वेक्टर की डायरेक्शन होगी, मगर जब डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं तो डायरेक्शन नहीं आती, ए डॉट बी cos थीटा होता है, तो इज इक्वल टू ए बी cos थीटा होता है। इसमें ना एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है, आपको समझनी पड़ेगी, इस चीज को आपको अभी समझा देता हूँ। मैं सोचा था पहले आपको बाद में समझाऊंगा, बट आपको अभी समझाता हूँ। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी cos थीटा है, इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, ए इंटू बी cos थीटा या बी ए cos थीटा लिख सकता हूँ। सारी बातें इक्वल है, लेकिन इनका मतलब क्या है आप समझिए। इनका मतलब ये है ए, ये है बी, ये ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ये है थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे बी वेक्टर को रिजॉल्व करने की कोशिश करूं, अगर मैं यहाँ पे बी वेक्टर को रिजॉल्व करूं तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा हो गया ना, क्योंकि थीटा एंगल के साथ जो कंपोनेंट जाता है वो बी कॉस थीटा। और वेलकम बैक, सॉरी वो बैटरी खत्म हो गई थी पेन में। सो लेट्स कंटिन्यू, हम कहाँ पे पहुंचे थे। तो मैं आपको यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताने की कोशिश कर रहा था कि ए वेक्टर और बी वेक्टर इसमें कैसी चीजें काम करती हैं, कि डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन कैसे बदल जाती है। ठीक है, तो जस्ट कंटिन्यू अगेन वंस अगेन। सो लेट्स जस्ट से कि वी हैव टू वेक्टर्स, दीस आर द टू वेक्टर्स वी हैव गिवन। सो दिस इज योर बी वेक्टर एंड दिस इज आवर ए वेक्टर, ओके, एंड दिस इज एंगल थीटा। अब होता क्या है कि आपको ये पता है कि थीटा के साथ जो कंपोनेंट होता है वो हमेशा कॉस होता है। दैट मींस बी का कंपोनेंट जो होगा
वो क्या होगा, बी कॉस थीटा अलोंग दिस डायरेक्शन, और उसके जो परपेंडिकुलर होता है बी साइन थीटा क्रॉस दिस डायरेक्शन हो जाएगा। तो बी कॉस थीटा, आप इसको बहुत रेजोल्यूशन होगा तो जो पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ये चीज हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको समझना पड़ेगा, अब यहाँ से हम इसको इन डेफिनेशंस पे रिलेट करेंगे, ठीक है। तो हमें ये पता लगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए बी cos theta which can be written as a b cos theta which can be written as b a cos theta। अब सबका मतलब समझेंगे, हमें खासकर इसका और इसका मतलब समझना है। देन a b cos theta, इसका मतलब ये है कि किसके बराबर है, a डॉट b के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या बोलती है कि a b cos theta का मतलब क्या है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ a वेक्टर दैट दिस इंप्लाइज दैट डॉट प्रोडक्ट of a vector dot b vector is equal to product of is equal to product of magnitude of a vector and component of b vector along a vector। समझ में आई बात? b का कौन सा कंपोनेंट a के क्रॉस है, b cos थीटा। क्लियर होगी बात इतने से। और यही चीज हम a के साथ भी कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए वही चीज हम वापस चलेंगे, ये चीज हम उसके साथ भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए वही चीज लेंगे, ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, ये है थीटा। तो अगर मैं इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये चला जाएगा, तो ये चला जाएगा ए साइन थीटा, ये चला जाएगा ए कॉस थीटा, और बी तो है। तो यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए, हमने ऊपर किया था, हाँ, तो यहाँ पे लिखते हैं बी इंटू ए कॉस थीटा। दिस इम्प्लाइज डॉट प्रोडक्ट is equal to product of is equal to product of किसका, component of A along B and magnitude of B। क्लियर होगी बात? तो ये चीजें क्लियर होगी आपकी। यहाँ पे ना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है। कैसे, आपको पता है वर्क डन इज इक्वल टू क्या, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, इसको हम लिखते हैं एफ एस कॉस थीटा, इसी को हम लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा इंटू एस और एफ इंटू एस कॉस थीटा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, समझ गए बात? ये चीज मतलब वहां समझाना चाहता था, पर चलो यहीं पे आकर तो ये समझ लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा आई का डॉट प्रोडक्ट विद आई, यूनिट वेक्टर आई का डॉट प्रोडक्ट विद आई के कंपोनेंट के साथ ही तो होता है 1। आई डॉट जे किसके बराबर होता है, 0। आई डॉट के भी कितना होता है, 0। उसी तरह से j डॉट j इज इक्वल टू 1, j डॉट k इज इक्वल टू 0 एंड j डॉट i इज इक्वल टू 0। अगेन k डॉट k इज इक्वल टू 1, k डॉट i इज इक्वल टू 0 एंड k डॉट j इज इक्वल टू 0। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, देखिए आपको पता है cos थीटा की वैल्यू कहां से लेके कहां तक वेरी करती है, -1 टू +1 जाती है, मगर हमें कंसीडर करने से 0 टू 90, ठीक है। तो cos 0 कितना होता है, 1 एंड cos 90 कितना होता है, 0। तो i डॉट i, तो i और i के बीच में देखिए ये है, देखिए फिर से डायग्राम में प्लीज, ये है x डायरेक्शन, तो यूनिट वेक्टर अक्रॉस x डायरेक्शन क्या होता है, आई कैप, ये होता है आई कैप, दूसरा आई कैप भी यही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। तो i डॉट i इज इक्वल टू i का मैग्नीट्यूड, i का मैग्नीट्यूड इंटू i डॉट i का cos 0, तो cos 0 कितना होता है, 1। तो ये हो जाएगा, अब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, तो i डॉट i इज 1। ऐसे ही j डॉट j और k डॉट k होता है, मगर जब हम बात करते हैं i डॉट j, तो यानी कि देखिए i डॉट j की अगर हम बात करेंगे तो कैसे होगा, अगर आपको पेपर पे मिल जाए तो i का कंपोनेंट इधर, j का कंपोनेंट इधर, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, cos 90 कितना होता है, 0। तो i डॉट j यूनिट कैप्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0, क्योंकि cos 90 0, इसलिए पेपर में याद करना आसान होता है, ठीक है। बाकी आपने क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टीज भी देखिए, इस पर फालतू के क्वेश्चन तो बनेंगे नहीं, सिंपल प्रॉपर्टी से पूछ लेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है,
इसमें आपको बस ये चीजें पता होनी चाहिए कि जो डॉट पर डॉट प्रोडक्ट है वो कैसा होता है, वो कॉम्पिटेटिव होता है, कॉम्पिटेटिव होता है। दिस इंप्लाइज कैसा होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, साथ में वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू, वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा, प्लस ए डॉट सी। क्लियर होगी बात, कोई डाउट्स यहाँ पे? ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लेते हैं, अगर आपके पास ए वेक्टर गिवन है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, यहाँ पे याद रखिएगा ए एक्स क्या है, कॉम्पोनेंट ऑफ ए क्रॉस एक्स, ए वाई का मतलब कॉम्पोनेंट ऑफ ए क्रॉस वाई, एंड ए जेड का मतलब कॉम्पोनेंट ऑफ जेड अक्रॉस ए, सॉरी ए क्रॉस जेड एक्सेस, ठीक है। और लेट अस सपोज बी वेक्टर कितना है, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है, बहुत रेयरली होगा कि आपको इसके अलावा कुछ करना पड़ेगा, दिस इज मोर देन एनफ फॉर यू। ओके, नेक्स्ट पे चलेंगे आप वेक्टर प्रोडक्ट्स पे। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कुछ कंसेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस तरह से, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे या क्रॉस वो होता है, वो किस तरह से होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, मगर साथ में एन कैप, एन कैप आपकी डायरेक्शन बताता है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, क्रॉस प्रोडक्ट से आपको वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, साइन जो होगा एंगल होगा बिटवीन ए एंड बी के बीच में, और एन कैप होगा जो आपको डायरेक्शन देगा। और यहाँ पे इसकी डायरेक्शन निकलती है राइट हैंड स्क्रू रूल से, राइट हैंड स्क्रू रूल से, वो आपको बताता है कि किस डायरेक्शन में आपका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए ना आपको दो चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, तो इसे राइट हैंड थंब रूल से निकाल लेते हैं कि आप वो बता देगा आपको किस डायरेक्शन में उसने काम करना है, बट क्योंकि आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको ना एक तरीका बता रहा हूँ जो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, आपको चीज समझनी पड़ेगी। इसको आपको ऐसे याद रखना है, आई जे के, ठीक है, आपको जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आपने वैसे ही याद, जब आप आई से जे की तरफ को जाओगे तो आपको आंसर के पे मिलेगा, जब आप जे से के पे जा रहे हो तो आपको आंसर आई पे मिलेगा, ठीक है। मतलब अगर मैं आई क्रॉस जे कर रहा हूँ तो मुझे आंसर के मिलना चाहिए, आई से जे पे गया तो मुझे के मिलना चाहिए। अगर मैं जे क्रॉस के गया, अगर मैं जे से के पे जा रहा हूँ तो मुझे आई मिलना चाहिए, मुझे क्या मिलना चाहिए, आई कैप मिलना चाहिए। और वैसे ही अगर मैं के क्रॉस आई जा रहा हूँ, के से आई जा रहा हूँ तो मुझे जे मिलना चाहिए, तो मुझे जे कैप मिलना चाहिए। आपने ये ऑर्डर याद रखना है, अगर आप इस ऑर्डर के ऑपोजिट काम करोगे, लेट जस्ट से अब आप जा रहे हो जे से जे क्रॉस आई जा रहे हो, तो यानी कि आप ऑपोजिट ऑर्डर पे जा रहे हो, जे क्रॉस आई का मतलब अब आप जे से आई पे जा रहे हो, जे से आई पे जा रहे हो तो आप ऑपोजिट ऑर्डर पे जा रहे हो, इस ऑर्डर के ऑपोजिट जा रहे हो, तो आंसर आपको माइनस के मिलेगा। अगर आप के क्रॉस जे जा रहे हो तो आंसर माइनस आई मिलेगा, और अगर आप आई क्रॉस के जा रहे हो तो आपको आंसर माइनस जे मिलेगा। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। अब देखिए इनका फायदा क्या है, अब आपको बताता हूँ। इसमें ना वेक्टर्स में आगे कुछ उसका फायदा बताने से बैठना पहले मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ, इसमें ना ऑर्डर बहुत मैटर करता है, याद रखिएगा ऑर्डर बहुत मैटर करता है। तो यू मस्ट ऑलवेज रिमेम्बर कि ए पहले था कि बी पहले था। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, आप उसको कभी भी एफ क्रॉस आर नहीं लिख सकते, टॉर्क को कभी भी आप एफ क्रॉस आर नहीं लिख सकते, इसमें ऑर्डर मैटर करता है, किस डायरेक्शन आपकी वैल्यूज गलत हो जाएंगी, आपकी डायरेक्शन गलत हो जाएगी।
समझ के बात को। अब समझिए किस तरह से काम करता है। लेट जस्ट से कि इसको समझने के लिए देखिए, बाकी चीजें तो बाद में है, इसको अभी समझिए। इसको समझने के लिए आपको मैं इसको थोड़ा और लेट जैसे आपका आर जो है, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर था कि इसमें चल जाएगा। अब देखिए, अब आपके पास एक वेक्टर और जैसे आपका जो सी वेक्टर है वो है क्रॉस प्रोडक्ट है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, सच दैट ए वेक्टर की डायरेक्शन अक्रॉस आई कैप है और बी डायरेक्शन की के कैप है। तो आपको जाना है आई से के, आपको जाना है आई से के। आई से के जाने का मतलब क्या है, आई जे के, हमने ये चीज हमने याद की थी, हमने ये चीज याद की थी। अब आप अगर आपको क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको आई से के की तरफ को जाना है। तो आई से के की तरफ को, यानी कि के हम ऑपोजिट ऑर्डर पे जा रहे हैं, तो दैट मीन आपका आंसर माइनस में आएगा। तो इसका आंसर सी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी आपकी, सी वेक्टर की डायरेक्शन आपकी क्या होगी, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। अगेन समझ है, एक एग्जांपल और करते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ा और इजी रहेगा। ठीक है, एक एग्जांपल हम और करते हैं। देखिए क्या चीज है, अगर आपके पास है ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है, ठीक है। तो लेट जस्ट से बी वेक्टर आपका है के कैप और सी वेक्टर है आपका जे कैप की तरफ को। अभी हम सिर्फ डायरेक्शंस को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम वैल्यूज को पुट नहीं कर रहे हैं। तो आपका जो चीज होगी, ठीक है, पहले आप इसको हाईलाइट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। अब देखिए इसी एग्जांपल को हम स्टडी करते हैं एक बार। देखिए क्या चीज है, हमारे पास क्या गिवन है, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर गिवन है, सच दैट, अभी हम सिर्फ डायरेक्शन स्टडी कर रहे हैं, बी वेक्टर जो है वो किस डायरेक्शन में, के कैप में है, सी वेक्टर आपका जे कैप में है। तो यानी कि ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, के कैप क्रॉस जे कैप। अगेन हम अपने वाले सर्कल पे जाएंगे जो आपने चीज याद की, आई जे के, आई से जे, जे से के, ये हमें पता है, हमने सिर्फ इसी तरह से याद करना है। मगर हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हम के से जे पे जा रहे हैं, हम के से जे पे जा रहे हैं, हम इस सर्कल के जो हमने अपने जिस तरह से हम ट्रांसवर्स कर रहे हैं उससे हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर मैं जे से के पे जा रहा हूँ, सॉरी हम यहाँ जा रहे हैं के से जे जा रहा हूँ, तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा, आई कैप मिलेगा, तो मुझे पता लग गया। मगर डायरेक्शन क्या होगी, इस सर्कल के ऑपोजिट जा रहा हूँ तो मेरे को माइनस आई कैप मिलेगा। अब इसका समझिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, माइनस आई कैप का मिलने का मतलब ये है कि आप नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहे हो। क्लियर होगी बात, जब आप कोशिश करेंगे ना वो क्लैरिटी बहुत ज्यादा आएगी आपको, तब समझ आएगा कि वेक्टर्स काम कैसे करते हैं, कितने इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। और साथ में हमने इसकी प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे याद कर लेनी है। प्रॉपर्टीज जैसे हम इसकी याद कर लेंगे, जैसे कि क्या, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव होने का मतलब क्या है कि ये, अगर आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर होगा तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा आपके पास, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हो जाएगा। ये एसोसिएटिव भी होती है, भी होती है। एसोसिएटिव होने का मतलब क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर है, तो इसका आंसर आपके पास क्या मिलेगा, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। समझ गए बात को, ठीक है। मगर इसमें ये याद रखिए कि कॉम्यूटेटिव नहीं होते हैं, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, नॉट कॉम्यूटेटिव होते हैं, या इसको हम बोलते हैं इस एंटी कॉम्यूटेटिव, क्या होते हैं, एंटी कॉम्यूटेटिव बोलते हैं इसे। तो इसका मतलब क्या है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू कितना, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। याद रखिएगा इस बात को, समझ गए बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। और राइट हैंड थंब रूल वगैरह कैसे अप्लाई करेंगे वो क्वेश्चन से सीखेंगे, ठीक है, वो चीज हम किससे सीखेंगे, क्वेश्चन से सीखेंगे। ठीक है, जस्ट चेक समथिंग।
जस्ट अ मिनट। यहाँ पे आप इस कलर को यूज ना करके इस कलर को यूज कीजिए, इसको ऐसे करना ज्यादा अच्छा लगता है। ओके, सो देयर यू आर। समझ आ गया? ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में वेक्टर्स के हेल्प करेगी। समझ गए? अगेन इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने इसी सर्कल को फॉलो करना है, इसी ऑर्डर में फॉलो करना है कि जब हम आई से आते हैं, यहाँ पे मैं आपके लिए प्लस साइन बना देता हूँ कि जब हम इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे तो आपका प्लस आएगा। मतलब अगर मैं आई से जे जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? प्लस के। अगर मैं जे से के जाऊंगा तो मुझे प्लस आई। अगर के से आई जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? प्लस जे। क्लियर होगी बात? और अगर मैं ऑपोजिट ऑर्डर पे जा रहा हूँ आई से के तो माइनस में। समझिए बात को? क्योंकि यही चीज, और याद रखिएगा वेक्टर्स में ऑर्डर मैटर करता है। टॉर्क अगर आर क्रॉस एफ है तो उसको आप एफ क्रॉस आर नहीं लिख सकते। समझिए बात को? ठीक है, चलिए फिर आपके लिए वेक्टर्स आज यहाँ पे खत्म होता है, और जो कुछ मेन पॉइंट्स बच रहे हैं जो मैं बताना चाहता हूँ वो हम न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। जानता हूँ थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया, प्लस बीच में बैटरी चली गई थी फोन की, तो वहां पे दिक्कत हो गई, तो थोड़ा क्लास में वो दिक्कत होगी। एनीवेज, ये आपका चैप्टर आज वाइंड अप हो चुका है। सो आई होप आपको पसंद आया होगा, चीजें आपको समझ आई होगी, एंड कोई दिक्कत आपको रही नहीं होगी। एंड ये चैप्टर एज आई मेंशन बिफोर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से करिएगा। ठीक है, बाकी हम कल मिलते हैं, इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन अच्छे से पढ़िए, प्रॉपर्ली रेस्ट लीजिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, एंड मेक श्योर दैट यू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर दिस चैनल। और जो लोग हैं उनको भी बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाकी कल मिलते हैं आपसे। बाय बाय।